क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में जिस हिस्से में अभी हम हैं वो क्या है बेटा? वो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में बेटा हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं वो है मिक्टेशन रिफ्लेक्स क्या होता है, यूरिनेशन क्या मतलब है, यूरिन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, और पोंटाइन मिक्टेशन सेंटर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर का रिस्पॉन्स, ठीक है, स्फिंक्टर अराउंड यूरेथ्रा एंड देयर कंट्रोल, यूरिन एनालिसिस एंड यूटीआई, और पायलोनेफ्राइटिस क्या होता है, सिस्टाइटिस क्या होता है, यूरेथ्राइटिस क्या होता है। बहुत सारी जानकारी आज के लेक्चर में आपको मिलने वाली है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और ये हमारे अपने अवेयरनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले बेटा हम लेक्चर को देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आता हूं और आपसे एमसीक्यू पूछूंगा। तो हम लोग मिलके, मैं और आप टीम है कि नहीं है, बार बार पूछना पड़ता है, ठीक है ना? कि कोई मतभेद तो नहीं है हमारे बीच में। हाँ, छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, पर बेटा याद रखना मन का भेद कभी ना जाए, मनभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। और तो अभी हम एक काम करेंगे, पहले लेक्चर देखेंगे और फिर एमसीक्यू लगाएंगे, देखते हैं कितने बच्चे कितना सही करते हैं। ठीक है, चलो बेटा ना क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जीतने वालों की राहें कभी आसान नहीं होती हैं, क्योंकि आसान राहें मंजिल से भटका देती हैं। चुन वो जिसमें आग हो, चुन वो जिसमें आग हो, तभी तू चमकेगा। कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं? अभी तक हम जो है कई सारे सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट किया, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट किया, हमने इसके बाद जो है वो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन कंप्लीट किया हमने के। अब हम पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हम जो है ऑलमोस्ट जो है वो लास्ट हिस्से में पहुंच चुके हैं। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किडनी के फंक्शंस का रेगुलेशन कैसे होता है। यानी रास का मतलब क्या होता है? RAAS। रास का मतलब क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कैसे काम करता है, रेनिन कहां बनता है, एल्डोस्टेरोन कहां बनता है, ठीक है ना? ठीक। फिर हमने देखा था कि जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या रोल प्ले करती है। तो पिछली क्लास में हमने किडनी के फंक्शंस के रेगुलेशंस के बारे में बात किया था। ठीक है, चलिए उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स के ऊपर। आज हम बात करेंगे कि यूरिनेशन कैसे होता है। आज थोड़ा सा बात हम करेंगे यूरिन के ऊपर। देखो, अभी तक हम क्या देख चुके हैं? हम समझ चुके हैं कि ब्लड को फिल्टर, किडनी ब्लड को फिल्टर कैसे करती है, किडनी जो है वो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे करती है, यूरिन के फॉर्मेशन में जो है नेफ्रॉन के अंदर जो है वो पीसीटी क्या काम करता है, लूप ऑफ हेनले क्या काम करता है, डीसीटी क्या काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या होता है, वो देखा हमने देखा कि इस पूरे फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए किडनी के ऊपर जो है वो ANF, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर का असर क्या पड़ता है। हमने देखा GFR को मेंटेन करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये सब चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और किडनी का स्ट्रक्चर हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम जहां बात कर रहे थे बेटा, हमने देखा था कि मैकुला डेंसा सेल के बारे में बात किया था, हमने जक्स्टाग्लूमरल सेल्स के बारे में बात किया था, हमने किस प्रकार से, मैंने आपसे कहा था कि मैकेनो रिसेप्टर्स के बारे में बात की थी, मैंने ऑस्मो रिसेप्टर के बारे में बात की थी, मैंने कीमो रिसेप्टर के बारे में आपको बतलाया था। याद है या नहीं है? ठीक है, नहीं याद है तो पिछला लेक्चर देखना जरूरी है, मतलब आपने पिछला लेक्चर मिस किया है, क्योंकि जिसने लेक्चर देखा है वो भूल नहीं सकता है, मुझे तय यकीन है कि वो भूलेगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो आपको जो आंसर देना है बेटा, तो आपके सामने एक फ्लो चार्ट है। कि इस फ्लो चार्ट में मैं कर रहा हूं लेवलिंग, इस फ्लो चार्ट में मैं लेवलिंग कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि लेवलिंग कर रहा हूं, उसमें 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 1 से मैंने 5 तक लेवलिंग की है, आपको पहचान के बताना है कि ये क्या है। ठीक है, यानी 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, ये आपको बतलाना है। ये फ्लो चार्ट मैंने पिछली क्लास में आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी आप बताएंगे इसको। क्लियर?
ठीक है। पिछली बार मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और होमवर्क में आपने सबने बच्चों ने जो है वो सही आंसर किया क्वेश्चन का, तो मैं लेकिन तब भी मैं आपको दिखा देता हूं कि बेटा सही आंसर क्या। तो लेवलिंग करने को मैंने आपसे पूछा था, तो आपको अपना लेवलिंग चेक कर लीजिएगा आप, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो आज हम बात करेंगे यूरिनेशन के ऊपर बात करेंगे हम के। तो हम जितना जानते हैं कि देखो सिंपल सी बात है, किडनी, मेरी बात ध्यान से रखिए, किडनी में लगातार यूरिन का फॉर्मेशन होता है क्योंकि लगातार ब्लड फिल्टर होता है, हो रहा होता है, ठीक है। हमें मालूम है कि जो बोमेन कैप्सूल है वो लगातार ग्लोमेरुलस से लगातार फिल्ट्रेट को रिसीव करते हैं और उसके बाद पीसीटी में, देन कलेक्ट जो लूप ऑफ हेनले में, देन डीसीटी में लगातार फिल्ट्रेशन हो होता है। मोस्ट ऑफ दी जो है वो फिल्ट्रेट का कंपोनेंट जो है वो रीअब्जॉर्ब कर जाता है और तब भी जो है वो बड़ी जो यूरिया को बाहर निकालने के लिए कुछ मात्रा में लिक्विड के साथ में यूरिन को बनाया जाता है। और यूरिन फाइनली यदि आप यूरिन का पाथ देखेंगे, यूरिन कहां से कहां पहुंचती है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा सबसे पहले फिल्ट्रेट बना, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट किया, फिर डीसीटी ने जो यूरिन वाला हिस्सा वो कलेक्टिंग डक्ट में डाला, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट जब जैसे जैसे यूरिन नीचे आता है वैसे वैसे कलेक्टिंग डक्ट से भी जो है वाटर बाहर निकलता है। मैंने आपसे कहा ना कंडीशनल है, ऑप्शनल है। कलेक्टिंग डक्ट को लगेगा कि भाई वाटर को जो है वो रीअब्सॉर्ब करना है तो उसमें रोल प्ले करेगा। मैंने आपसे कहा था एल्डोस्टेरोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, के एडीएच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, ठीक है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डीसीटी एंड दी कलेक्टिंग डक्ट के। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वहां से यूरिन कहां आएगा, वो आएगा माइनर कैलिस के। कलेक्टिंग डक्ट कहां छोड़ेगा, माइनर कैलिस में छोड़ेगा। माइनर कैलिस से कहां आएगा, मेजर कैलिस में आएगा। अब ये माइनर कैलिस और मेजर कैलिस क्या है मैं ऑलरेडी बतला चुका हूं किडनी के स्ट्रक्चर में के। फिर मेजर कैलिस से कहां आएगा, रिनल पेल्विस में आएगा और रिनल पेल्विस से कहां आएगा, वो आएगा यूरेटर में आएगा। और यूरेटर से कहां आएगा यूरिन, यूरेटर से यूरिन कहां आएगा, वो आएगा यूरिनरी ब्लैडर में के। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर होता है, याद रखिए यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो है टेम्परेरी स्टोर होता है। और जैसे आपको बता दूं मैं कि यूरिनरी ब्लैडर में जैसे यूरिन को देखो, यदि यूरिनरी ब्लैडर मेरी बात ध्यान सुनिए के, यदि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो टेम्परेरी यूरिन को स्टोर नहीं करे, होल्ड ना करे, तो क्या होगा मालूम आपको, ये होगा कि व्यक्ति जो है वो दिन भर यूरिन करता रहेगा ड्रॉप करके, क्योंकि कारण ये है कि दोनों किडनी में यूरिन लगातार बन रहा होता है, तो वो यूरिन जो है वो पूरे समय बाहर निकलता रहेगा। तो इसीलिए ऐसा ना हो कि पूरे समय यूरिन बाहर निकले, एक बार में कुछ समय के अंतर से बाहर निकले। तो होता क्या है कि यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर से यूरिन को रिसीव करता है और लगातार जो है वो फूलता रहता है। और इसीलिए चूंकि कोई ऑर्गन है लगातार वो चीज को स्टोर कर रहा है और फूल रहा है, तो इसका मतलब उसके पास जो इपिथेलियम होगी वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम होगी जो स्ट्रेच हो सके। ट्रांजिशनल इपिथेलियम स्ट्रेच हो पाती है, उसके पास में क्या होगा, कितना फूलना है ये जानने के लिए उसके पास में स्ट्रेच रिसेप्टर होना चाहिए। देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना भाई, जो फूल रहा है, जैसे हमारे लंग्स थे, लंग्स में आपको याद है मैंने कहा था स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते कि नहीं होते, मैंने कितना फूलना है लंग्स को, उसके बाद फिर वो और अधिक कॉस्टल मसल को मूव नहीं करने देते हैं, याद है ना, ठीक है। वैसे यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें लगातार यूरिन आएगी और लगातार वो फूलेगा के, और एक लेवल के बाद उसके स्ट्रेस रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और ब्रेन को इंफॉर्मेशन देंगे। ब्रेन में, हमारे ब्रेन में जो मिक्टुरेशन का सेंटर है, यानी यूरिन को पास करना है, यूरिन को बाहर रिलीज कर देना, उसको मिक्टुरेशन कहते हैं। यानी यूरिनेशन का जो एक्ट है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मिक्टुरेशन कहते हैं। तो उसका जो सेंटर है वो कहां पर होता है, वो ब्रेन के पोन्स वाले हिस्से में होता है। कहां होता है, पोन वाले हिस्से में होता है, PON, पोन वाले हिस्से में होता है, पोन्स वाले हिस्से में होता है, ठीक है। वहां से इंपल्स आएगा और उसके बाद जो है व्यक्ति को लगेगा कि उसे यूरिन पास करना, उसको इच्छा लगेगी, उसको लगेगा उसकी मुझे यूरिन पास करना, सेंसेशन फील होगा उसको के। फिर वो वॉलेंट्री, हम जो है वहां पे स्फिंक्टर होते हैं इनके, वॉलेंट्री कंट्रोल भी होगा, फिर उससे लगेगा कि हाँ मुझे यूरिन पास करना है, और एक समय के बाद जो है फिर वो यूरिन को पास कर सकता है। आपने कभी गौर किया होगा, कभी कभी बहुत ऐसी कंडीशन फंसे होते हैं कि यूरिन आ रहा है लेकिन किसी कारण से यूरिन नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। मान लो कोई पब्लिक टॉयलेट आसपास अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तो वैसी कंडीशन में आदमी को यूरिन का सेंसेशन फील होता है कुछ समय के लिए, वो यूरिन को होल्ड करता है। होल्ड करने के बाद थोड़ी देर के बाद सेंसेशन चला जाता है, फिर वो कुछ देर के बाद फिर दोबारा सेंसेशन जनरेट होगा, दोबारा एक्टिवेट होगा। वो क्यों होल्ड करने के बाद क्यों चला गया, क्योंकि जो है वो उस समय जो है वो ब्रेन को मैसेज गया कि शायद से कंडीशंस आर नॉट प्रॉपर फॉर द यूरिनेशन, तो स्ट्रेस रिसेप्टर जो है उस समय न्यूट्रल हो जाएंगे। फिर वो अगले लेवल है, जब और यूरिन इकट्ठा होगा फिर वो एक्टिवेट हो जाएंगे के। तो आज हम वही चीजों को देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम पूरा काम करता है, क्लियर। चलिए, तो व्हाट आर दी अदर वर्ड्स फॉर मिक्टुरेशन। मिक्टुरेशन का मतलब क्या है, यूरिनेशन भी कहते हैं इसको, पी करना भी कहते हैं इसको, इलिमिनेशन ऑफ यूरिन भी कहते हैं, इवेक्यूशन ऑफ यूरिन भी कहते हैं, एक्सक्रीटिंग यूरिन भी कहते हैं, एक्सक्रीशन भी, वॉइडिंग ऑफ यूरिन भी कहते हैं, ये सब जो है वो आप समझ लीजिए दूसरे वर्ड है जो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। देखिए मैंने आपसे कहा, साफ साफ मैंने आपको बताया कि
हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को इकट्ठा करता है, और यूरिन जब उसके अंदर इकट्ठी होती है तो उसके अंदर जो है वो एक लेवल के बाद जब आधे से अधिक भर जाता है, याद रख जनरली आधे से अधिक जब भर जाता है ना, तब स्ट्रेस खिंचाव शुरू होता है उसमें, और तब स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। आपको पता है सांप के अंदर, स्नेक्स के अंदर जो है यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है, क्रोकोडाइल के अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में ब्लैडर हमको देख, लेकिन मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में हमको ब्लैडर, लिजर्ड्स में, मोस्ट ऑफ द लिजर्ड्स में, मोस्ट ऑफ द छिपकलियों में, लिजर्ड में हमको ब्लैडर देखने मिलता है, ठीक है ना, जनरल नॉलेज के लिए आपको बतला रहा हूं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है यूरेटर के, यूरेटर लगातार यानी यूरेटर लगातार यूरिन को लेकर, यूरेटर लगातार यूरिन को लेके आता है किडनी के, फ्रॉम किडनी, कहां से लेके आता है ये, फ्रॉम किडनी, किडनी से यूरिन को ये लेकर आता है के, कहां छोड़ता है इसको छोड़ता है ब्लैडर के अंदर के। तो लेफ्ट यूरेटर दो होते हैं, एक राइट किडनी से आएगा और एक लेफ्ट किडनी से आएगा के। अब देखिए ध्यान से, आप देखिए ये देख रहे हैं बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बॉडी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के, आप ब्लैडर की बॉडी को देख रहे हैं आप, ठीक है ना, ठीक। फिर हम देख रहे हैं ये ट्राइगोन वाला हिस्सा है, और इससे जो है वो उसको हम ब्लैडर नेक बोलते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रा, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर नेक कहते हैं, पोस्टीरियर यूरेथ्रा वाला हिस्सा, यूरेथ्रा का पिछला हिस्सा होता है ब्लैडर नेक, वहां पर जो है हमको ट्राइंगल के समान स्ट्रक्चर देखने मिलता है, उसे हम ट्राइगोन कहते हैं, हम, ठीक है ना, क्लियर। फिर आप क्या देख रहे हैं, आप देखो दिखाई पड़ रहा है यहां पर जो है वो स्फिंक्टर दिखाई पड़ रहा है, आपको एक्सटर्नल स्फिंक्टर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फिर आप देखिए कि आपके जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें से जो है आप देखेंगे कि आप क्या देख रहे हैं, आपको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व की सप्लाई वहां पर दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रही है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो है वो नर्व की सप्लाई दिखाई पड़ रही है, और ये दोनों नर्व जो है सिंपैथेटिक नर्व हुआ और पैरासिम्पैथेटिक नर्व हुआ, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आती है कि इन पर आपका नियंत्रण नहीं है, ये अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है, फीडबैक के अकॉर्डिंग काम करती है, ठीक है। लेकिन जो आपका एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसका कंट्रोल कौन कर रही है, इसका कंट्रोल कर रही है पुडेंटल नर्व कर रही है, पुडेंटल नर्व जो है इस पर आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर पे यू कैन कंट्रोल के दैट एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है, देख रहे हैं आप। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है वो S2, आप देख रहे हैं S2 और S3 से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में जो लेवल है S2 और S3 के लेवल से वहां से नर्व जो है वो सप्लाई होता है हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा, फिर हम थोड़ा सा और डिटेल में इसके बाद जाएंगे इसमें, ठीक है। यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड टू द यूरिनरी ब्लैडर where it is stored till a voluntary signal is given by the CNS के। जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक वॉलेंट्री सिग्नल नहीं देगा यूरिन पास करने का, तब तक जो है वो यूरिन वहां पर स्टोर रहेगा ब्लैडर में के। छोटे कभी गौर किया, छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनका ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता उनमें, छोटे बच्चे का न्यूबॉर्न बेबी है उसमें ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उनका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए वो कंट्रोल अपने स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे ही ब्लैडर में यूरिन भरता शुरू होता है, भर जाता है यूरिन, उसके बाद वो बाहर रिलीज करते हैं। आप देखेंगे छोटे बच्चे जो है वो सडनली कभी भी जो है वो यूरिनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो और ऐसे ही क्या था ओल्ड एज में, बहुत अधिक ओल्ड एज में भी क्या था, ओल्ड एज में भी जो है वो ब्लैडर कंट्रोल जो है वो लूज होने लगता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का से ब्लैडर कंट्रोल लूज होने लगता है, इसलिए ओल्ड एज के लोग भी जो है वो उनको भी डाइपर का यूज करना पड़ता है, जो है एडल्ट डाइपर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और वहां पे भी आप देखेंगे कि अधिकांश लोगों को ये यूरिनेशन को होल्ड नहीं कर पाते वो लोग के। दिस सिग्नल, आप देखिए सिंपल से मैंने क्या कहा आपसे, यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के द्वारा जो यूरिन बनाई जाती है अल्टीमेटली वो ब्लैडर तक पहुंच जाती है, वहां पर जो है वो स्टोर होती है, और वहां पे कब तक स्टोर रहती है वो, जब तक कि इसको वॉलेंट्री सिग्नल मतलब आपकी मर्जी से सिग्नल ना मिल जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का के। इसका मतलब ये कि स्फिंक्टर्स आर कंटेन, बॉल होते हैं, स्फिंक्टर होते हैं जो मसल्स जो पाइप को बंद रखते हैं, यूरेथ्रा को बंद रखते हैं ताकि यूरिन बाहर ना निकल जाए के। जब सिग्नल मिलेगा तब वो स्फिंक्टर रिलीज होगा, तब जो है वो यूरिन को पास किया जाएगा, ठीक है। अब ये सिग्नल कहां से आता है, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज इट गेट्स फिल्ड विथ यूरिन, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि ब्लैडर के अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर में जो है खिंचाव होता है और ये सेंसेशन को देते हैं, और उसके चलते फिर जो है व्यक्ति को यूरिनेशन का इच्छा होता है, उसके ब्रेन के अंदर पोन्स में जो है वो सूचना पहुंचती है, देन वो इम्पल्स फिर उसको ऐसा लगता है उसको यूरिन पास करना चाहिए। जैसे हमने कहा ना कि भूख लगने के लिए, यानी हमें भूख लगती है, उसके लिए हमें सेंसेशन लगता है कि मुझे भूख लगी, तो उसके लिए भी हमारा ब्रेन जो है वो काम कर रहा होता है, तो वैसे ही यहाँ पर भी मैंने आपसे कहा ना कि जो है वो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो वॉलेंट्री सिग्नल है उसको इनिशिएट करने में
इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका, ब्लेडर के अंदर प्रेजेंट जो है वो स्ट्रेस रिसेप्टर का, ठीक है ना। जैसे ही वो ब्लेडर यूरिन से फुल से भरा जाता है तो उससे स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, उनमें खिंचाव होता है और रिसेप्टर जो है इलेक्ट्रिक ये वो नर्व इंपल्स प्रोवाइड करते हैं और इसके चलते ही जो है फिर ये वॉलंटरी सिग्नल मिलता है यूरिन को पास करने के लिए, ठीक है ना, क्लियर। In response the stress receptor on the walls of the bladder send signal to the CNS। तो मैंने आपसे कहा ना कि जो ब्लेडर के अंदर जो स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं वो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजते हैं, क्लियर, ठीक है। फिर the CNS passes on motor message to initiate the contraction of the smooth muscle of the bladder and simultaneous relaxation of the urethral sphincter causing the release of urine। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेस रिसेप्टर ने इंफॉर्मेशन भेजा ब्रेन को कि ब्लैडर फुल हो गया है, फिर वहां से इंफॉर्मेशन आया कि भाई यूरिन पास करना है, अब जो है वो अब क्या होता है, जो नर्व इंपल्स सप्लाई हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें हुआ ये कि एक तो वो है जिसने जो स्फिंक्टर है, जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, हमने आपसे कहा जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है जो यूरिन को होल्ड किया हुआ था वो स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो गया, और रिलैक्स हो गया तो जो ओपनिंग था यूरेथ्रल ओपनिंग था वो खुल गया, ठीक है, तो अब यूरिन बाहर निकल सकता है। लेकिन और साथ साथ में क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना उसके स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी इस यूरिनरी ब्लैडर के स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि फिर जो है वो यूरिन तेजी से पास हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर सपोज मैंने आपसे कहा कि मान लो यूरिनरी ब्लैडर के आप स्ट्रेस रिसेप्टर को आप निकाल देंगे, ठीक है। यदि आपने यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेस रिसेप्टर को निकाल दिया तो क्या होगा, उससे यूरिन के बनने पर, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यूरिन बन रहा होगा लगातार, ठीक है, ब्लैडर के अंदर यूरिन इकट्ठा हो रहा होगा, लेकिन ब्लैडर लगातार फूल जाएगा, ब्लैडर लगातार फूलता रहेगा और यूरिनेशन के लिए इच्छा, एंड जो ऐसा कहते हैं कि जो यूरिनेशन का जो एक्ट है उसके लिए जो मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स है वो डेवलप नहीं हो पाएगा, तो व्यक्ति यूरिन को पास नहीं करेगा, उसका ब्लैडर लगातार फूलता रहेगा और वो यूरिन को पास नहीं करेगा, क्योंकि जो है वो सिंपल सी बात है, स्ट्रेस रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो सीएनएस को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, सीएनएस को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो उसके थ्रू जो है वो जो स्फिंक्टर है उसे रिलैक्स करने का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने का इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो इसका मतलब लगातार ब्लैडर फूलता रहेगा वो, ठीक है। The process of release of urine is called the micturition, के यूरिन को रिलीज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्टुरेशन कहते हैं, एंड द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स, के और जो न्यूरल मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं, उसके लिए हम मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स वर्ड का यूज करते हैं, क्लियर, ठीक है। देखिए तो मैंने आपसे क्या कहा बेटा, बड़े ध्यान से, स्ट्रेस रिसेप्टर डिटेक्ट द फिलिंग ऑफ द ब्लैडर, के स्ट्रेस रिसेप्टर जो होते हैं इस बात का पता लगाते हैं कि ब्लैडर कितना भरा गया, के एंड ट्रांसमिट एफरेंट सिग्नल टू द स्पाइनल कॉर्ड, के एफरेंट सिग्नल जो वहां से निकल के आएंगे कहां, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचेंगे, के तो एफरेंट देखो बेटा, इफरेंट रिसीव होने वाला के तो मैंने आपसे कहा कि जो स्पाइनल कॉर्ड में, मैंने आपसे कहा कि जो यहां से निकला उसे क्या कहा हमने बोला कि ये जो है वो जो स्पाइनल कॉर्ड को लेकर आया इन्फॉर्मेशन वो क्या, वो एफरेंट न्यूरॉन के सिग्नल के, तो एफरेंट सिग्नल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचा, जो इन्फॉर्मेशन कहां से लेके आया था, स्ट्रेस रिसेप्टर से लेके आया था, के signals return to the bladder from the spinal cord segments S2 and S3 via the parasympathetic fiber of the pelvic nerve, के pelvic nerve के parasympathetic fiber के थ्रू जो है वो spinal cord के सेगमेंट S2 और S3 से जो है वो सिग्नल को वापस से जो है वो रिटर्न किया जाएगा, और इफ जो है वो इफरेंट सिग्नल एक्साइट दी डिट्रूशन मसल, के इफरेंट सिग्नल जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो जो है वो मसल्स को जो है वो डिट्रूशन मसल को जो है वो क्या करेंगे बेटा, उसको जो है वो एक्टिवेट करेंगे, उसको एक्साइट करेंगे उठ के। अब उसका परिणाम क्या होगा, परिणाम ये होगा कि जो आपका ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा और दूसरा है कि स्फिंक्टर जो है वो रिलीज होने लगेंगे के। तो इफरेंट सिग्नल रिलैक्स दी इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, के तो जो देखो स्फिंक्टर जो होते हैं दो हैं, के एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, के याद रखिएगा जो इंटरनल स्फिंक्टर, जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो जो है स्मूथ, वो जो है वो इनवॉलेंटरी कंट्रोल में होता है, ठीक। तो जो सिग्नल वहां से लौट के आया था, जो स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल लौट के आया था, उसने कहां पे काम किया, उसने काम किया कहां पर, उसने जो डिट्रूशन मसल है उसको जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर में वहां पर उसने काम किया कि अब यूरिन इज इनवॉलेंटरी वॉइडेड इफ नॉट इनहिबिटेड बाय द ब्रेन, के अब देखिए सिंपल सी बात है, जब व्यक्ति बेहोश होता है, के कभी गौर कीजिए, जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है या
किसी कारण से गिर पड़ा, जैसे मैंने देखा कि मान लो कार्डियक जो है वो अटैक आया, हार्ट अटैक आया, या कोई कारण से व्यक्ति गिर पड़ा है, तो कई बार व्यक्ति जो है वो वैसे में यूरिन पास करता है कि सडनली व्यक्ति गिर पड़ा और यूरिन पास होता है। मान लो किसी का, आपने देखा होगा कि अक्सर जो 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 जिन लोगों की कई बार जो है वो हॉस्पिटल हम लोग देखते हैं कि भाई कोई गंभीर मरीज है, सडनली वो जो है वो कोमा में चला गया या कोलैप्स है, तो वो यूरिन को पास कर देता है, क्योंकि कारण ये है कि उसका जो एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर होता है वो सीएनएस के कंट्रोल में होता है, और वो कंट्रोल लूज जाता है कि जब वो कंट्रोल जैसे जैसे जो है वो ब्रेन अलर्ट का अलर्टनेस गया, स्पाइनल कॉर्ड का अलर्टनेस गया, सीएनएस का अलर्टनेस गया, वैसे जो है वो सारे कंट्रोल जो है लूज हो जाते हैं। तो अब क्या हुआ, अब होता ये कि मैंने आपसे कहा कि जो इनवॉलेंट्री लेवल पर के यदि ब्रेन का एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं रखेगा, तो इनवॉलेंट्री लेवल पे तो यूरिन पास करने का इंफॉर्मेशन आ चुका है, लेकिन अब एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो है उसको आप वॉलेंट्री रिलैक्स करते हैं उसको आपके। क्लियर? तो क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है, इफरेंट सिग्नल्स रिलैक्स इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, urine is involuntary voided if not inhibited by the brain के। for voluntary control micturition center in pons receive signal from the stress receptor के। और यूरिन के वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए कि आपको यूरिन को मिक्ट्रिशन को यूरिन को पास करना है नहीं करा, उसके लिए जो है सूचना कहाँ पहुंचती है, पोन्स में पहुंचती है, ब्रेन के पोन्स वाले हिस्से में पहुंचती है, स्ट्रेस रेसेप्टर थ्रू के। if it is timely to urinate, pons return signal to the spinal interneuron that excite detrusor and relax the internal urethral sphincter, urine is voided के। जब जो है ऐसा लगता है कि भाई व्यक्ति को यूरिन पास करना चाहिए, वो वो उसको जब उसको जो है वो इंपल्स मिलता है इस तरह का कि यूरिन को पास करना है, यूरिन ऐसे क्या होता है कि आप एक सिग्नल महसूस होता है, एक व्यक्ति को एक सिग्नल महसूस होता है कि उसे यूरिन जाना चाहिए के। तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, यदि सब एब्सोल्युटली अवेलेबल है, वॉशरूम अवेलेबल है, उसको लगता है हाँ वो यूरिन पास कर सकता है, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा, पोन्स अपना सिग्नल जो है वो लौटा देगा, रिटर्न करेगा स्पाइनल इंटरन्यूरॉन को, और उसके बाद जो है वो डिट्रूसर को एक्साइटेड करेगा, रिलैक्स करेगा इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को, और यूरिन को बाहर रिलीज कर देंगे। इफ, अब इंटरेस्ट में, यदि इफ इट इज अनटाइमली टू यूरिनेट के, अब व्यक्ति चाहता है कि वो यूरिन अभी पास नहीं करेगा, नहीं करना चाहता के, सिग्नल्स फ्रॉम पोन्स excite the spinal interneuron that keeps external urethral sphincter contracted, urine is retained in the bladder के। अब व्यक्ति यूरिन रोकने का प्रयास कर रहा है, उसको लगता है कि अभी वो यूरिन पास नहीं कर सकता है, तो पोन से सिग्नल गया, ब्रेन ने आपने डिसाइड किया है कि यूरिन पास करना है, नहीं करना, नहीं पास करना है, तो आपने इसको यूरिन को होल्ड करने की कोशिश किया, तो वो सिग्नल ये पोन्स के थ्रू गया और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ वहां गया, उसने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो है वो जोर से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उसको, ताकि यूरिन बाहर ना निकल सके के। क्लियर? तो ये पूरा मैकेनिज्म, तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअली में जो है जिस चीज का कंट्रोल व्यक्ति कर पाता है वो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, उसका कंट्रोल वो कर पाता थ्रू दी पोन्स। ठीक है? क्लियर? देखो, है ना? तो जो मैंने आपको बताया कि एक के बाद जो एक स्टेप है कि कैसे जो है वो तो इससे जाहिर सी बात है यूरिन को बाहर निकालने के लिए जो है वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स करने का कंट्रोल जो है वो सीएनएस के पास में होता है। लेकिन यदि हम सीएनएस ब्रेन यदि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, किसी कारण से कोई व्यक्ति कोमा में है, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, वेरी ओल्ड पर्सन है, तो वैसी कंडीशन में एक्सटर्नल स्फिंक्टर का कंट्रोल प्रॉपर नहीं रह पाता है। तो वैसी कंडीशन में जो है वो एक बार जैसे ही ब्लैडर फुल होता है, सिग्नल आता है और यूरिन को बाहर पास कर दिया जाता है। ठीक है? क्लियर? दिस इज दी मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। देखिए आप, है ना? ठीक, अब गौर से देखिए, क्या इसमें एक सिरे से शुरू करते हैं। स्ट्रेस रिसेप्टर दिखाई पड़ रहे हैं हमको। ठीक है? स्ट्रेस रिसेप्टर ने क्या किया, उन्होंने जो है वो सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन भेजा किसको, उसने इन्फॉर्मेशन भेजा किसको, स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन भेजा के। फिर आप देख रहे हैं कि स्पाइनल कॉर्ड ने रिफ्लेक्स ली, स्पाइनल कॉर्ड ने जो है वो इन्फॉर्मेशन भेजा कहाँ पे, जो है वो इन्फॉर्मेशन वापस ब्लैडर को वापस इन्फॉर्मेशन किया उसने, और उसने जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर था उसका कंट्रोल जो था वो इनवॉलेंट्री था के, उसने उसको जो है वो रिलैक्स कर दिया, उसने उसको रिलैक्स कर दिया के। क्लियर? फिर क्या हुआ, आपने देखा कि स्ट्रेस रिसेप्टर जो है उसका एक हिस्सा जो है इन्फॉर्मेशन लेके कहां गया, पोन्स में गया के। पोन्स में इन्फॉर्मेशन लेके गया और पोन्स से इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस आया, और इसने पोन्स से इन्फॉर्मेशन कहां आया, वो सोमेटिक मोटर फाइबर के थ्रू जो है पुडेंटल नर्व के थ्रू कहां आया, वो आया एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर के पास इन्फॉर्मेशन आया, जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल करता है के। और जब ये रिलैक्स होगा तो यूरिन को बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है? दिस इज कॉल्ड द मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है? क्लियर? तो हम देख रहे हैं कि पोन्टाइन में, यानी जो हमारा ब्रेन का पोन वाला हिस्सा होता है, उस पोन में पोन्टाइन मिक्टुरेशन सेंटर हमको देखने मिलता है। ठीक है ना? क्लियर? चलिए, तो देखिए ना, एक बार बिल्कुल मैं आपको अलग अलग इमेज दिखा रहा हूं बेटा, ताकि समझ में आता है। अब ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में बना लेना चीज को। स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट नोट कर लेना बेटा इसको। सिंपल सा है। देखो, स्ट्रेस रिसेप्टर है इसमें,
है ना। उन स्ट्रेस रिसेप्टर ने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड में उन्होंने S2 S3 में सैक्रल सेगमेंट जो S2 और S3 को उन्होंने जो है वो एक्टिवेट किया। वहां से क्या हुआ, वहां से म्यूटेशन, वहां से क्या हुआ, वहां से पैरासिम्पैथेटिक और एक्टिविटी बढ़ गया है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो गया है। और आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उससे हुआ ये कि जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स कर रहा है के। फिर आपने क्या देखा, आपने देखा कि यदि इंफॉर्मेशन का एक हिस्सा से ब्रेन के पास गया, ब्रेन से पॉन्स में गया, पॉन्स जो होता है वो वॉलंटरी कंट्रोल के लिए ट्रेन होता है, उसको ट्रेन होता है। जब इसी से आप इन्फेंट से व्यक्ति बड़ा होता है तो वो यूरिन को होल्ड करना सीख जाता है उठ के। फिर पॉन्टाइन मिक्ट्रेशन सेंटर जो है वो पोन्स के अंदर है, उन्होंने मिक्ट्रेशन रिफ्लेक्स को जनरेट किया उसमें, और इसमें क्या हो रहा है, फाइनली जो है वो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है उसको भी रिलैक्स कर दिया जाता है यूरिन को बाहर निकालने के लिए, और जो है कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है यूरिन को होल्ड करने के लिए। क्लियर। चलिए, एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 to 1.5 लीटर यूरिन पर डे के। एक व्यक्ति जो है एक दिन में जो है वो 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन जो है वो रिलीज करता है। ये डिपेंड करता है उसका वाटर का इंटेक क्या है, इस पर डिपेंड करता है, डायूरेटिक मेडिसिन ले रहा है नहीं ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। कई लोगों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती है और डायूरेटिक मेडिसिन जो है वो यूरिनेशन को बढ़ा देती है। जो लोग अधिक चाय कॉफी पीते हैं उनमें भी यूरिनेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। द यूरिन formed is a light yellow colored watery fluid and is slightly acidic and has a characteristic odor। कि याद रखिएगा यूरिन के अंदर यूरोक्रोम पिगमेंट, यूरिन के अंदर यूरोक्रोम पिगमेंट होता है और ये यूरोक्रोम पिगमेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन के डिस्ट्रक्शन के दौरान ही बनता है के। और ये जो येलोइश पिगमेंट होता है ये लाइट येलो पिगमेंट जो है यूरिन को कलर प्रोवाइड करता है के। यूरिन जो है वो स्लाइडली एसिडिक होती है क्योंकि बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनको जो है वो सीक्रेट किया जाता है ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन के। यानी जो भी ट्यूब्यूल्स होते हैं उनके थ्रू जो है वो स्पेशली डीसीटी के अंदर बड़ी मात्रा में जो हाइड्रोजन आयन को बाहर की ओर एक्सक्रीट किया जाता है और इसलिए यूरिन एसिडिक हो जाती है। ठीक। और याद रखिएगा पर डे, यदि आप यूरिया के लेवल बात करेंगे तो जो भी 1 से लेके 1.5 लीटर यूरिन जो रिलीज होती है एक दिन में, उसमें 25 से लेके 30 ग्राम यूरिया होता है कि एक दिन में व्यक्ति के अंदर जो एक ह्यूमन बीइंग में जो यूरिया का प्रोडक्शन है वो कितना 25 से 30 ग्राम यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है और इसको जो है वो यूरिन से के थ्रू बाहर निकाला जाता है। ठीक। तो मतलब 1 से लेके 1.5 लीटर जो यूरिन होती है उसमें जो है यूरिया की मात्रा कितनी होती है, दिन भर में 25 से लेके 30 ग्राम के आसपास होती है। ठीक। जो लोग अधिक हाई प्रोटीन डाइट रहते हैं उनमें यूरिया का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि यूरिन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि दे आर येलो ड्यू टू द पिगमेंट यूरोक्रोम जो कि ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से बनता है। ठीक है। यूरिन जो होती है वो स्ट्राइल होती है, यूरिन जो स्ट्राइल होती है यूरिन याद रखिए एक हेल्दी व्यक्ति का जो यूरिन होता है ना, एक हेल्दी व्यक्ति का जो यूरिन होता है ना वो स्ट्राइल होता है। ठीक है। अब कई लोग कहते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई लोग कहते हैं कि यूरिन पीना अच्छा होता है। मैंने सुना है सर कि कई लोग ऐसे जो है, एक हमारे भारत के एक प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो सो मूत्र पान करते थे कि खुद का यूरिन पीते थे। कई जगह आयुर्वेद में भी कई जगह क्या कि जो लोग थोड़ा सा खुद का यूरिन पीते हैं शायद वो हेल्दी रहते हैं के। पर फिर कई लोग कहते हैं कि गाय का यूरिन जो है वो अच्छा होता है, गाय का यूरिन से ऐसा होता है वैसा होता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि वैज्ञानिक नजरिए से मैं बात कहूं आपसे तो यूरिन इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बॉडी को नहीं चाहिए था इसलिए उसको बाहर निकाला। भी लॉजिकल यार, सोचो जरा कि जिस चीज को बॉडी ने बनाया है बाहर निकालने के लिए, यदि आप उसको पी रहे हैं आप, तो क्या आप सही डिसीजन लिया आपने? आप सोचिए ना यदि ऐसा होता बॉडी को ब्लड, सोचिए जब फिल्ट्रेशन हो रहा था, जब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा था तो बॉडी ने डिसाइड किया कि भैया यूरिन फॉर्मेशन में आरबीसी बाहर नहीं निकालेंगे, हम नहीं देना आरबीसी हमको बांट के, हम जो है प्लाज्मा के मेजर प्रोटीन बाहर नहीं निकालेंगे, एल्बुमिन अरे ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किया उसको भी बाहर नहीं निकालेंगे। तो बॉडी ने खुद डिसाइड किया कि नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि हमको यूरिन इसलिए बाहर रिलीज कराना है, यूरिन को बाहर निकालना है क्योंकि हमको यूरिया नहीं चाहिए, यूरिया टॉक्सिक है, यूरिया टॉक्सिक है, नहीं चाहिए हमको यूरिया, तो बाहर निकाल देते हैं। थोड़ा सा यूरिया जो है वो किडनी में रख लिया उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, रेस्ट ऑफ द यूरिया बाहर निकाल दिया। के अब जिस चीज को बॉडी एक्सपेल कर रही है कि ये इसके लिए पूरा सिस्टम डेवलप किया हमने, इसको बाहर निकालो। अब सोचो यदि आप शरीर की कोशिकाएं, शरीर की सेल बोल पाती है आदमी से, यदि बॉडी की सेल आदमी से बोल पाती तो वो ये बोलती कि भैया तुम तो बहुत ही बड़े मूर्ख हो, हम तो जो है तुम बना के बाहर निकाले और तुम यूरिन उठा के पी लिए अंदर, वापस से यूरिया डाल दे, डायरेक्ट यूरिया, अरे अभी तो लिवर बना था यूरिया, अब तुम यूरिया पी रहे हो। ठीक है। तो इसीलिए जो है वो ऐसे
देखो बिलॉ मैं आपसे कहता हूं कि मैं किसी के यकीन को, किसी के मत को जो है चैलेंज नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक डॉक्टर के नजरिए से आप देखेंगे, आपको लगेगा कि भाई जो यूरिन जिसको बॉडी ने बनाया है बाहर निकालने के लिए, वो बाहर निकाले, मतलब बॉडी को नहीं चाहिए, वो डोंट वांट किक। तो इसका मतलब ये कि जो है, और इंटरेस्टिंग बात, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यूरिन ले लेता है, इंटेक करता है यूरिन का, चाहे वो किसी एनिमल का यूरिन हो या खुद का यूरिन हो, तो ये क्लियर बात कि यूरिन होता है स्ट्राइल। जनरली एक हेल्दी व्यक्ति का यूरिन स्ट्राइल होता है। यदि व्यक्ति को कोई बीमारी है तो उसके यूरिन में वो स्ट्राइल था, उसका यूरिन स्ट्राइल नहीं होगा, उसमें पस सेल मिल सकती है। यदि यूरिन के अंदर पस सेल मिलती है, दैट इज द इंडिकेटिव ऑफ दी कि उसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। कोई इन्फेक्शन होगा तो पस सेल मिलेगी देखने के लिए। क्या तो मैंने कहा स्ट्राइल होती है, स्लाइडली एरोमेटिक होती है, कि पीएच इसका 6 के आसपास होता है, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी जो है थोड़ा सा वाटर से हैवी होती है, 1.001 से लेके 1.035 होती है, ठीक है, 1.5 लीटर के आसपास निकलती है। कि यदि आप यूरिन का नॉर्मल कंपोजिशन, यूरिन में क्या क्या देखने मिलेगा आपको, यूरिन में आपको अमोनिया होगा 0.05% के, 0.18% जो है सल्फेट होगा, 0.12% फॉस्फेट होगा, 0.6% क्लोराइड होगा, 0.01% जो है मैग्नीशियम होगा, 0.015% कैल्शियम होगा, 0.6% पोटेशियम होगा, 0.1% सोडियम होगा, 0.1% क्रिएटिनिन होगा, 0.03% यूरिक एसिड होगा, और 2% होगा यूरिया, और 95% होगा वाटर। ठीक है, ये यूरिन का कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम नॉर्मल। ठीक है, फिर अब यूरिन का रंग, Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। जैसे कभी है ना, क्या होता है कि मेरा बेटा छोटा है, 5 साल का है, तो जो है मैं कभी घर जाता हूँ शाम को लौट के, रात को जब मैं घर पहुंचता हूँ, तो अभी तो 3 दिन पुरानी बात है कि मैंने अब होता क्या है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है दोनों वर्किंग है। मेरी वाइफ जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो भी सुबह सुबह जो है 9 बजे अपने ऑफिस निकल जाती हैं, और वो ऑफिस से चूंकि वो एडिशनल कमिश्नर लेवल पे काम करती है, तो उनको देर हो जाता है, तो वो लौट के आती हैं 8 बजे तक। मैं डॉक्टर हूं, तो मैं सुबह निकलता हूं 9 बजे, जो बच्चे स्कूल निकलते हैं तो मैं 9 बजे अपने ऑफिस जो है वो 8:45 के आसपास अपने ऑफिस के लिए निकलता हूं, अपने ऑफिस पहुंचता हूं, और मेरा को काम पूरा करते करते कई बार जो है मेरे को रात को 7, 8, 9, 10, ठीक है, कभी कभी वीक में 2 दिन ऐसे होते हैं जब मैं रात को 10 बजे घर पहुंचता हूं, सब सो चुके होते हैं या सोने को होते हैं। 2 दिन वीक में ऐसे होते हैं जब मैं 8 या 9 बजे घर पहुंचता हूं, 2 दिन ऐसे होते हैं जब मैं 7 बजे घर पहुंचता हूं। कि डॉक्टर्स का कुछ पक्का फिक्स नहीं था कितने बजे घर पहुंचेंगे के। इसलिए आप में से कई सारे लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं कि सर फोन नहीं उठाते हैं, सर को फोन करो। अब कल क्या हुआ, कल किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट था, वो उसको कुछ कार्डियक इशू भी था, डायबिटिक भी था, और उसको थायराइड भी था, और वो ओल्ड एज पेशेंट थी, उसको मैं देख रहा था। कोई बंधु जो है फोन करना शुरू किया, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 50 कॉल। मोबाइल फोन में वाइब्रेशन मोड पर होता है, क्योंकि हम लोग उसको ऑफ रखते हैं, उसको रिंग को, क्योंकि डिस्टर्ब करता है पेशेंट को भी, खुद को भी। 52 कॉल, उसके बाद 32 मैसेज, पिक द कॉल, दिस इज माय टाइम, व्हाई डोंट यू पिक माय कॉल, फोन को नहीं उठा रहे हो, ये मेरा टाइम है, मुझे फोन उठा, आई हैव इमरजेंसी इन माय होम, मुझे इमारत नहीं। इमरजेंसी क्या, अभी तक पढ़ाई नहीं की थी, अब आगे पढ़ाई करनी है, क्या हो पाएगा सिलेक्शन? आप सोचो आदमी क्या काम कर रहा है, पेशेंट देख रहा है, और इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी सच में दी होए तो आपको नियर बाय हॉस्पिटल, नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बंबई बैठे एक आदमी से संपर्क करोगे तो आपकी इमरजेंसी में कैसे हेल्प कर लेगा? प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। तो चलो ठीक है, मेरा दुख मेरा है, मैं उसको क्या बोलूं अब उसको, कि मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं, लेकिन बात इतनी सी है बेटा कि वॉट एवर टाइम यू आर इन्वेस्टिंग इन टाइम, वक्त जो है वो जिंदगी है, वक्त कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग के। तो इसलिए जो है वो कई बार प्रायोरिटी भी, जिंदगी में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट के, वक्त की कीमत समझना और जिंदगी में प्रायोरिटी, प्राथमिकताओं को तय करना, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट के।
तो मैं आपको बता रहा था, मैं जब घर पहुंचा 9 बजे के आसपास, 9:30 साढ़े 9 बज रहा होगा, तो मेरा छोटा बच्चा जो है वो उसने वॉशरूम यूज करके आया। तो जनरली क्या करता है, वो छोटा है तो कई बार वॉशरूम यूज करने के बाद में वो फ्लश करना भूल जाता है उठ के। सेम वॉशरूम में मैं गया उसको, तो मैंने उसको देखा कि एकदम एकदम डार्क येलो यूरिन है। मैं उसको बुलाया बच्चे को, मैंने कहा तुम पानी नहीं पीते हो क्या दिन भर में? तो उसने क्या बोला, दीदी बोल रही थी कि मेरी पानी की बोतल मैं स्कूल में भुलाया हूं और मैं उसी बोतल से पानी पीता हूं। दीदी ने मुझसे पूछा पानी पियोगे, मैंने कहा मैं बोतल भुलाया। दीदी ने उसके बाद दोबारा मेरे को पूछा ही नहीं पानी के लिए। मैं उसको बुलाया, मैंने कहा कि तुमने क्यों नहीं बोल दिया व्हाट पानी, उसको पानी, बच्चे को पानी वानी दिया करो। बोले पीते ही नहीं हो पानी, वो कहता वो मैं वही अपनी बोतल से पानी पीऊंगा। फिर मैंने समझाया बच्चे को कि देखो बेटा ऐसा है, इसका कलर ऐसा था क्या? बोला नहीं। कैसा था? तो क्या बोला कि वो तो लाइट कलर होता है, हल्का कलर होता है। तो मैंने कहा देखो डार्क कलर होता है, तुम पानी नहीं पी रहे हो, इससे ये दिक्कत होगा, वो होगा, फिल्टर चलता है। उसको उसकी भाषा में, बच्चों की भाषा में समझाया उसको कि बॉडी में फिल्टर होता है, फिल्टर के अंदर जो है कचरा फंस जाएगा, फिर यदि पानी कम लोगे तो, है ना। तो बोला अच्छा कचरा फंस जाएगा? मैंने कहा हाँ, फिर फिल्टर जो है काम करने में दिक्कत करेगा, है ना, फिर दुखेगा फिल्टर। तो उसने झट से फिर 2 गिलास पानी पिया। तो एक्चुअली जो है यूरिन का कलर जो है बहुत कुछ चीजें बतलाता है के। तो यूरिन के कलर जो है आपकी, व्हाट योर यूरिन कलर से अबाउट योर हेल्थ के, चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि यूरिन जो है वो अलग अलग, देखिए आप अलग अलग रंग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैंने कहा कि यूरिन जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम व्हाइट है, इसका मतलब साइन ऑफ ओवर हाइड्रेशन। ए पर्सन हैज बीन ड्रिंकिंग ए लिटिल टू मच वाटर के, एक आदमी जो है खूब पानी पी रहा है के, तो उसका यूरिन एकदम वाटरी होगा के, उसमें कोई रंग के समान ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होगा के। दैट इज दिस इंडिकेटिव कि एक व्यक्ति जो है वो ओवर हाइड्रेटेड है, वो नॉर्मल से अधिक पानी पीता है। ठीक है, पेल येलो, हल्का येलो, लाइट येलो होगा, इसका मतलब एक व्यक्ति जो है वो उसका जो वाटर का इंटेक है वो प्रॉपर है, प्रॉपरली हाइड्रेटेड बॉडी के, प्रॉपरली हाइड्रेटेड बॉडी के। और ये क्यों बतला रहा हूं आपको, क्योंकि जब आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है, जब हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट एडमिट होता है ना, तो नर्स जो होती है कि वो बाकायदा पेशेंट को कैथेटर लगा देते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा है, गौर किया आपने, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, किसी व्यक्ति का जब ऑपरेशन होता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, ऑपरेशन के पहले कैथेटराइजेशन कहता है ना, कैथेटर लगा देते हैं, क्योंकि ऑपरेशन में एनेस्थीसिया इस्तेमाल करेंगे, एनेस्थीसिया देंगे तो जो ब्रेन है, ब्रेन का पूरा कंट्रोल लूज हो जाएगा, ब्रेन का कंट्रोल लूज हो जाएगा, तो उसके चलते क्या होगा, यूरिन जो है वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर यूरिन को रोक नहीं पाएगा, तो यूरिन लगातार फ्लो कर रहा होगा, तो इसलिए कैथेटर लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा होगा ऑपरेशन के पहले पेशेंट को एनीमा लगाए जाते हैं कि ताकि उसका स्टूल पूरा पास कर देते, ताकि उसको जो है वो एक्सक्रीट जो है वो मल या स्टूल पास ना कर दे वो उठ के। तो वो चूंकि सीएनएस को जो है वो रिलैक्स कर दिया जाता है पूरे समय, इसलिए बॉडी फिर जो है वो इनवॉलंटरी कंट्रोल पर चल रही होती है बॉडी। ठीक, फिर जो पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उसमें उसको भी कैथेटर लगा होता है, और नर्स आती है और वो केवल कुछ नहीं, वो वॉल्यूम को नोट करती है और यूरिन का कलर नोट करती है वो। ठीक है, यदि आप जैसे पेशेंट है, एक एडमिटेड पेशेंट है और उसको आपने बोतल लगाया हुआ है और एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम पानी के जैसा यूरिन आ रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा इसका रेट कम करो, फ्लो रेट जो है इसको जो बॉटल इसको हम जो है इसको जो फ्लूइड इंटेक कर रहे हैं इसका रेट कम करो, अब कम करो थोड़ा फ्लूइड इसको। ठीक है, क्योंकि ओवर हाइड्रेशन हो गया। फिर प्रॉपर हाइड्रेशन होगा तो लाइट येलो यूरिन दिखाई पड़ेगा के, ट्रांसपेरेंट येलो होगा नॉर्मल कंडीशन, हाइड्रेशन थोड़ा सा कम है पर नॉर्मल कंडीशन के, डार्क येलो होगा नॉर्मल बट नीड टू ड्रिंक मोर वाटर के, डार्क येलो, मैंने कहा ना कि मैं जब देखा अपने बच्चे का एकदम डार्क येलो था के, डार्क येलो कलर यूरिन का है तो मतलब है कि कंडीशन तो है ना, यूरिन में किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूथ्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पानी पीना चाहिए और, क्योंकि अभी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, वाटर को बॉडी रोक रही है के, तो इसका मतलब देयर इज नीड टू टेक मोर वाटर। ठीक है, फिर यदि ब्राउनिश ऑरेंज के, ब्राउनिश ऑरेंज कलर होगा एंड ब्राउन सा ऑरेंज सा कलर होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन के, एंड कई बार डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ब्राउनिश ऑरेंज यूरिन दिखाई पड़ा आपको, जो कलर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे के, वैसा यूरिन पास होगा के। कई बार लिवर डिजीज में भी जो है ब्राउनिश ऑरेंज कलर यूरिन का देखने मिलता है के। पिंकिश रेड कलर रेड के, तो इसका मतलब ये पिंकिश रेड कलर है, इसका मतलब दिस इज साइन फॉर दी किडनी डिजीज, और ये इसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, और ब्लड आ रहा है, यूरिन के साथ में ब्लड आ रहा है, इसलिए वो पिंकिश रेड कलर मिल रहा है। और कभी कभी ट्यूमर की कंडीशन में भी जो है लगातार ब्लड आ रहा होता है यूरिन में, तो पिंकिश रेड कलर होता है के। ठीक, और यदि ब्लू और ग्रीन कलर है तो दैट में बी ए सिम्टम ऑफ द रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर के, तो देयर आर सम रेयर जेनेटिक डिजीज में कि ग्रीन यूरिन पास होती है, ब्लू यूरिन पास होती है के। और यदि
फोमी, यूरिन में फोमी यूरिन आ रही है, और फोमी यूरिन का मतलब है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन बाहर निकल रहा है कि प्रोटीन, जब प्रोटीन वाटर में मिलता है तो फोमी यानी वो एक प्रकार से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है कि, और यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट है तो एक फोमी सॉल्यूशन बनेगा उसमें, और ये किडनी डिजीज को ये इंडिकेट करता है। दिस शोज द साइंस ऑफ द किडनी डिजीज। ठीक है ना, क्लियर। तो देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा है, वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन, के कई अवस्थाएं जो है वो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट कर सकती है। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प इन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड एज वेल एज माल फंक्शन ऑफ द किडनी, के आप इसीलिए डॉक्टर सबसे सामान्य जांच जो करवाते हैं डॉक्टर, वो बोलते हैं आपसे जैसे कोई पेशेंट बच्चा बुखार का है, कोई भी तकलीफ है, के एक काम करो, कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराओ, हीमोग्लोबिन का जांच कराओ, ठीक है, और यूरिन रूटीन, ऐसे लगते हैं यूरिन का रूटीन जांच कराइए आप, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो है वो डॉक्टर को कई सारी जानकारियां मिल जाती है कि कई लोगों के दिमाग में एक बात है, कई लोगों के दिमाग में बात है कि डॉक्टर लोग जो है वो व्यर्थ की जांच कराते हैं। अब कल मुझे एक पेशेंट मिली, आपको तो ना मैं सच्चा अपनी जिंदगी के किस्से आपसे शेयर करता हूं। मैं कल क्या हुआ, कल एक बर्थडे पार्टी में रात को लेट नाइट में बर्थडे पार्टी था, एक हमारे परिचित उनका, तो उसमें मैं पहुंचा उनके घर में, तो उसी को बिल्डिंग में एक कोई व्यक्ति हमारे मिलने वाले और रहते, तो उनसे भी मिलने 5 मिनट के लिए हम लोग, रात की बात है 9-10 बजे का लेट की बात है कल, ठीक है। तो वहां पे एक पेशेंट मिले, उनसे मैंने पूछा कि भाई आप, वो बताने लगी कि भाई ये वो, मैं उनको जानता नहीं था मटके, तो उन्होंने बताया किसी ने कि हमारे फरार पहचान वाले हैं कि, तो ये डॉक्टर साहब हैं, हमारे दोस्त हैं ना। तो ऐसे बात किया, उन्होंने बताया कि आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने खुद परिचय दिया कि डॉक्टर साहब डायबिटीज़ के और इसके हार्ट के डॉक्टर हैं। फिर वो बोलने लगी, अरे साहब जो है मेरे को ऐसा डायबिटीज़ आया था, ये आया वो आया, पूरी कहानी सुनाई उसने। उसके बाद बोला, मैंने कहा कि आपका कुछ रिपोर्ट वगैरह कुछ है आपके पास में, तो बोले कि अरे हम जब फालतू का रिपोर्ट नहीं आता, हम केवल शुगर का जांच कराते हैं, खाली पेट वाला, खाना खाने के बाद वाला, वो डॉक्टर लोग तो 50 जांचें लिख देते हैं। अब मेरे सामने ही बोल रही मुझको कि उनको, लोगों को लगता है कि डॉक्टर जो है वो व्यर्थ की जांच लिख रहा है। अरे भाई जांच का मतलब ये कि तुम्हारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है जानने के लिए डॉक्टर जांच लिख रहा है। अब आप मत करवाइए, आप जानकारी नहीं मिलेगी, और फिर चाहते हो कि ऐसी दवा दे दे कोई आदमी जो जादू के समान काम करे। वो जादू के समान दवा केवल बाबा दे सकते हैं। बाबा की दवा है, आप खा लो गोली उसको और ऐसे ऐसे कर लो, आप तो आप ठीक हो जाओगे। क्या यही तरीका बचा और कोई तरीका नहीं बचा इसके अलावा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि दवा जो है उसको देने के पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जरूरी होते हैं। तो देखो एनसीईआरटी में क्या लिखता है, वो कहता है कि भाई कई सारी मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को जानने के लिए, किडनी के माल फंक्शनिंग को जानने के लिए आपका यूरिन जो है बड़ा हेल्प करता है क्लिनिकल डायग्नोसिस में, ठीक है ना, क्लियर। जैसे कि देखिए यूरिन के अंदर यदि ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, के ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन के अंदर और साथ में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट है, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द डायबिटीज मेलाइटस के। तो डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाती, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन कम है। जब बॉडी में इंसुलिन कम है तो ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाती है। अब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म रुक गया है क्योंकि इंसुलिन कम है, तो ग्लूकोज कहां है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, और सेल्स ग्लूकोज को ले नहीं रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि वो सेल्स जो है वो बगैर इंसुलिन के उस ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर पाते, ले नहीं पाती है, यूज नहीं कर पाती है। अब प्रॉब्लम ये कि वो ग्लूकोज का क्या करेगी, किडनी बोलेगी भाई इसको बाहर निकालो। तो किडनी ने यूरिन जो है कुछ काम किडनी करी, भाई इतना यदि ग्लूकोज को बाहर नहीं निकाला गया तो कॉन्सेंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगा ग्लूकोज का। तो एक लेवल के बाद बॉडी में क्या होता है, सबसे पहला काम तो यूरिन से ग्लूकोज को निकालना सब चालू कर जाता है। अब यूरिन से ग्लूकोज को बाहर निकाला, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं उसको। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा अब बॉडी कहती है भाई ग्लूकोज तो बाहर जा रहा है, हमको सेल्स को कुछ चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो सेल्स फिर फैट यूज करती है। एंड जब डायबिटीज हो जाती है व्यक्ति को सीवियर, तो बॉडी ग्लूकोज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो फिर वो फैट यूज करती है। और जब बॉडी फैट को यूज करती है तो कीटोन बॉडीज बनती हैं, और वो कीटोन बॉडीज को भी यूरिन से बाहर निकल आता है। तो यदि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज मिल रही हैं और ग्लूकोज मिल रहा है, मतलब समझ लीजिए कि डायबिटीज की पॉसिबिलिटी है, डायबिटीज हो सकता है व्यक्ति को। तो क्या लिखा, फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं इसको, एंड कीटोन बॉडीज, इसे कीटोनुरिया कहते हैं। ये इस बात का इंडिकेटिव है कि व्यक्ति को डायबिटीज मेलाइटस है, इसलिए बॉडी उसकी जो है एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी बाहर निकाल रही होती है। और चूंकि बॉडी ग्लूकोज को बाहर निकाल रही होती है क्योंकि उसको यूज नहीं कर पाती है, तो बॉडी फैट यूज कर रही है, और जब बॉडी फैट यूज करती है तो कीटोन बॉडीज बनते हैं। ठीक है, जो लोग ध्यान समझ के, जो लोग लंबा उपवास करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ठान लिया है कि उन्हें लंबा उपवास करना है, 15 दिन तक वो पानी के अलावा कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, ठीक, इसे हार्ड उपवास करने वाले लोग देखे मिनट के। मेरे एक परिचित हैं, वो जैन है, ठीक है,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, मैं बता रहा हूं कि वो लोग जो है वो एक उनका कोई पर्टिकुलर डेज होते हैं इसमें कि वो 10-12 दिन तक जो है वो केवल गुनगुने पानी को लेते हैं, कुछ नहीं खाते पीते के। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि जो है वो फिटनेस को मेंटेन करने के लिए जिसके लिए वो जो करते हैं, तो एक्चुअली देर आर लॉट्स ऑफ बिलीफ, कई सारी चीजें ऐसी है जैसे उसके एक बात तो क्लियर कर दूं कि उपवास जो होता है ना, फास्टिंग जो होती है, उसका मेडिसिनल वैल्यू होता है, ये तो प्रूफ हो चुका है के। लेकिन इतना लंबे उपवास का कोई वैल्यू होता है, ये अभी भी स्टिल इट्स ए मैटर ऑफ रिसर्च के। परंतु इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आपने हर घंटे हर समय खाना खा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर बॉडी के। अभी रिसर्च बताती है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के आपने 6 से जो हमारे पुराने समय का बोलता था कि 10 बजे खाना खा लो दिन में और शाम को 6 बजे खाना खा लो, हो गया के। तो ये जो इस तरह का जो एक विंडो था कि भाई 2 टाइम या 3 टाइम खाना खाना है, दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। वो कहते हैं कुछ समय सेल्स को फूड की तलाश करने के लिए रहना चाहिए और वो कैंसर से रोकने का बेहतर तरीका है वो, ठीक है। हालांकि कभी हम दोबारा जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं इस पर बात करूंगा। तो अभी मैं आपसे इतना कहता हूं कि कीटोन बॉडीज का मिलना, ग्लूकोज का यूरिन में मिलना, ये डायबिटीज मेलाइटस को बतलाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे, अब जब कभी मैंने आपसे कहा कि किडनी में जो ब्लड आता है, उस ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल अधिक होगा कितना के, नॉर्मली जो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ध्यान से बात सुन के, नॉर्मली जिस ब्लड ग्लूकोज लेवल पर हम बोलते हैं व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है, वो होता है 126, ठीक है। 126 यदि ग्लूकोज लेवल आ रहा है उसका बॉडी के अंदर, ठीक है, 126 mg पर जो है वो उसका जो है वो पर डेसीलीटर, यदि 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यदि ग्लूकोज का लेवल आ रहा है बॉडी के अंदर, तो ये दिस इज इंडिकेटिव 126 या इससे ऊपर, तो ये डायबिटीज मेलाइटस को बतलाता है, ठीक है, क्लियर। 99 से लेके मैंने आपसे कहा कि जो है वो आपका 99 से लेके 125 के आसपास है, तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन को बतलाता है के, और 99 से कम है मतलब डायबिटीज नहीं है पेशेंट को, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो इसको 126 से लेके जब तक 180 के आसपास, जब तक 180 के आसपास ग्लूकोज लेवल नहीं आता, तब तक वो यूरिन से ग्लूकोज नहीं आता, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही आपने पेशेंट का यूरिन टेस्ट कराया और यूरिन के अंदर यदि ग्लूकोज आ रहा है, तो इसका मतलब मानकर चलिएगा उसका शुगर जो है वो 180 से ऊपर ही है, ठीक है। यदि यूरिन में, क्योंकि जो रीनल थ्रेशोल्ड होता है कि जो किडनी का जो थ्रेशोल्ड होता है कि उसके बाद किडनी जो है यूरिन से ग्लूकोज को बाहर निकालती है, तो वो रीनल थ्रेशोल्ड होता है 180 mg पर डेसीलीटर के, यानी 180 से अधिक जब ग्लूकोज का लेवल होगा तभी किडनी उसको ग्लूकोज को बाहर निकालेगी, उससे पहले नहीं निकालेगी बाहर वो, ठीक है। तो 180, इसका मतलब है यदि किसी के यूरिन में ग्लूकोज पॉजिटिव आया, ग्लूकोज आ रहा है, मतलब इसका शुगर लेवल 180 के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब मैंने आपसे कहा कि सॉरी, यदि किडनी में जो है वो किडनी में कोई समस्या है, किडनी में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा। वैसे किडनी की, देखो किडनी की बीमारी को इंडिकेट करने का बेहतर तरीका है समझने का कि यदि यूरिन में एल्बुमिन आ रहा है, ठीक है, तो मतलब किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है। और यूरिन में एल्बुमिन का नाम कहता है एल्बुमिनुरिया, एल्बुमिन इन द यूरिन के। यदि यूरिन नहीं बन पा रहा, यूरिन पास नहीं हो पा रहा, यूरिन नहीं बन रहा, तो इसे एन्यूरिया कहते हैं हम के, ठीक है। यूरिन करते में दर्द हो रहा है, यूरिन पास करते में दर्द हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम डिसयूरिया कहते हैं। यदि डिफिकल्टी और पेनफुल यूरिनेशन, डिफिकल्टी और पेनफुल यूरिनेशन, डिसयूरिया के। फिर ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन के। हेमेटूरिया, यूरिन में ब्लड आ रहा है के, और यूरिन में यदि ब्लड आता है ना, तो ये इस बात का इंडिकेटिव है कि व्यक्ति को जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर ब्लैडर कैंसर भी हो सकता है, के। तो ब्लड का आना, के। फिर नॉक्टूरिया, नाइट यूरिनेशन के, रात के समय जो है सोते सोते यूरिन निकल जाता है, तो वो नाइट नॉक्टूरिया कहलाता है, के। ओलिगोयूरिया, मतलब यूरिन जो है वो काफी कम मात्रा में यूरिन होता है, ठीक है। और पॉलीयूरिया, एक्सेसिव यूरिन के, व्यक्ति को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो उसे पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है कि एल्बुमिनुरिया यानी यूरिन में एल्बुमिन प्रेजेंट है, किडनी प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। यूरिन नहीं पास हो रहा है, एन्यूरिया कंडीशन है। यदि यूरिन जो है वो पेनफुल तरीके से दर्द के साथ पास हो रहा है, तो वो भी यूटीआई को, यूरेथ्राइटिस। जो पेनफुल यूरिनेशन है वो कब होता है, वो होता है यूरेथ्राइटिस में, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया ना, तो यूरेथ्राइटिस में ऐसा होता है, ठीक है। फिर
फिर जो है वो ग्लाइकोसूरिया यूरिन इन द यूरिन ग्लूकोज इन द यूरिन के, और हेमेटूरिया ब्लड इन द यूरिन, नॉक्टूरिया नाइट यूरिनेशन, ओलिगोयूरिया स्कैंटी या कम मात्रा में यूरिन का होना, और पॉलीयूरिया बार बार यूरिन का पास होना। याद रखिएगा पॉलीयूरिया इज अ सिम्टम इन द डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है ना। ठीक, तो ये तो हमें इसका मतलब ये है कि यूरिन के सैंपल से हमें काफी सारी जानकारी मिलती है। और यूरिन की जो अब आपको तो यूरिन की रिपोर्ट कैसी दिखाई पड़ती है हम देखते हैं। ये दिस इज यूरिन के, ये मेरा ही एक पेशेंट है, उसका हम यूरिन का रिपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम मैंने हटा दिया, ठीक नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन नॉट शेयर नेम ऑफ द पेशेंट के। तो हम अभी इतनी सी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यूरिन सैंपल है, उसका हम इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, रूटीन है ना, यूरिन का रूटीन सैंपल हम देख रहे हैं कि देखो यानी जो सैंपल आपने दिया वो कितने ml था, उसका कलर क्या था, उसका अपीयरेंस क्या था, उसमें कोई सेडिमेंट प्रेजेंट था या नहीं था, नहीं था उसके अंदर, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हैं कि केमिकल एग्जामिनेशन देख रहे हैं आप, पहले फिजिकल ने पहले देखा उसको, देख के फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर उसका केमिकल लेवल बात किया कि रिएक्शन उसका यूरिन एसिडिक था कि बेसिक था, मालूम चला एसिडिक। एल्बुमिन मामूली मात्रा में इसके सैंपल में प्रेजेंट है। ट्रेसेस देखो, ये तो पेशेंट का रिपोर्ट है, ट्रेसेस कुछ मात्रा में प्रेजेंट है। शुगर यूरिन में नहीं है। फॉस्फेट, एक्सेसिव फॉस्फेट यूरिन के अंदर, एक्सटर्नल एक्सेसिव फॉस्फेट यूरिन के अंदर नील ना के बराबर हट के। फिर आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसके बाद कि वाइल्ड सॉल्ट डन नहीं किया। देखो जब कभी हमको डाउट होता है तो हम ये स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में लिखते हैं कि वाइल्ड सॉल्ट, वाइल्ड पिगमेंट, कीटोन्स के, यूरोबिनोल के, ये सब इसके अंदर नहीं है कि। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की बात करें हम तो आरबीसी यूरिन में नहीं है कि। फिर आप देख रहे हो पस सेल जो है आपको इसमें देखने हमको नहीं मिल रहे, नहीं प्रेजेंट है। यदि पस सेल यूरिन के अंदर यदि पस सेल अधिक मात्रा में प्रेजेंट है तो दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। यूटीआई, जब भी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है बेटा तो उसमें पस सेल यूरिन के अंदर बढ़ जाती है कि, ठीक। और जब जो है यूथाइटिस होता है और यूटीआई इन्फेक्शन थोड़ा सीवियर होता है तब कभी कभी आरबीसी भी हमको देखने मिलती है कि। फिर आरबीसी कास्ट, डब्ल्यूबीसी कास्ट जो है, यानी आरबीसी जो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कास्ट बन चुकी है, वो मिल रही नहीं मिल रही देखने के, वो देखते हैं हम यहाँ पे के। फिर डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल जो है, यूरिक एसिड, यूरेट और कैल्शियम ऑक्सलेट कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसको देखते हैं यहाँ पे के। तो यूरिन जो है वो काफी, यूरिन आपको किडनी के बारे में, ब्लैडर के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में के, उन सब के बारे में जानकारी दे देती है, ठीक है। फिर यदि यूरिन पास करते में जलन होता है, किसी व्यक्ति को यूरिन पास करते में बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है, तो वैसी कंडीशन में जो है व्यक्ति को क्या होता है, उसको हम कहते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है व्यक्ति को। याद रखिएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे कॉमन कारण है एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया। यस, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो व्हाट इज ए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो हमने आपसे कहा कि तीन प्रकार है। हम इसको क्या करते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उसको हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक होता है अपर यूटीआई, एक लोअर यूटीआई के। तो अपर यूटीआई में क्या होता है, जो किडनी की बात करते हैं, हमने कहा आपसे कि यदि इन्फेक्शन किडनी के अंदर, इन्फेक्शन किडनी के अंदर हुआ है तो उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस के। तो पाइलोनेफ्राइटिस कहां होता है, किडनी में होता है। ब्लैडर के यदि यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं। और यदि यूरेथ्रा में हुआ तो उसको हम यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। आप बोल रहे हो कि सर पूरा डॉक्टर क्या यही बना दोगे आप, नहीं, ये टर्मिनोलॉजी एम्स, यदि एम्स, मैंने कहा ना कि एम्स के एग्जाम में इस तरह की टर्मिनोलॉजी कई बार पूछ ली जाती है। तो मैंने क्या कहा आपसे बेटा, पाइलोनेफ्राइटिस यदि किडनी में इन्फेक्शन है, एक्यूट इन्फेक्शन किडनी के अंदर के। सिस्टाइटिस ब्लैडर में इन्फेक्शन है। यूरेथ्राइटिस यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर मैंने आपसे कहा कि व्हाट आर द कॉजेज, के नहीं वो क्या कारण है जिनके चलते जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। तो लेक ऑफ वाटर इंटेक के, पानी कम पीने से, कई बार पानी कम पीने से क्या होता है कि जब वाटर कम पीते हैं तो लगातार वाटर कम पीने से क्या होता है कि ब्लैडर के अंदर जो है वो यूरिन इकट्ठा तो होता है लेकिन वो सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं बन पाता है। तो ब्लैडर के अंदर कई बार यूरिन के अंदर एस्चेरिचिया कोलाई ग्रो करने लगते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ, चूंकि बैक्टीरिया फ्लश नहीं हो रहा है तो बैक्टीरिया का संख्या बढ़ जाता है एक लेवल से ऊपर, तो कई बार वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है। दूसरा, होल्डिंग योर पीट के, लंबे समय तक जो लोग यूरिन को होल्ड करते हैं उनको यूटीआई का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा ना यूरिन को यदि होल्ड लंबे समय तक करेंगे तो जो यूरिन अंदर बन चुका है उसके अंदर कई बार बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू करता है। और जिन लोगों को बता दूं, जिन लोगों को यूटीआई बार बार होता है ना तो उनकी टेंडेंसी होती है, उनके अंदर एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया जो है वो टेंडेंसी रखता है, ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होता है और वो इन्फेक्शन को कभी भी जो है वो एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है। फिर
इम्प्रॉपर हाइजीन, और यदि यूरिनेशन के बाद प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं उससे दिक्कत होता है के। फिर हम बात करते हैं कि जो है वो देयर आर सम फेमिनाइन प्रोडक्ट, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका जो है वो फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, तो उसके चलते जो है वो मान लीजिए सम टाइम कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है वो जो सैनिटरी पैड होते हैं जो स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस वाले, स्पेसिफिक केमिकल वाले होते हैं, दे कैन मे आल्सो कॉज यूटीआई के। इसके अलावा डायबिटीज जो होता है उसमें यूटीआई की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। किडनी स्टोन से भी जो है यूटीआई हो सकता है। फिर फ्रीक्वेंट, जो लोग फ्रीक्वेंट सेक्स जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं वहां भी यूटीआई की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। न्यूली मैरिड कपल में अक्सर यूटीआई की समस्याएं अधिक देखने मिलती हैं, उसको डॉक्टर्स बोलते हैं हनीमून सिंड्रोम के। तो हनीमून सिंड्रोम में जो हनीमून पीरियड के दौरान जो है वो उस समय फ्रीक्वेंट सेक्सुअल एक्टिविटी के चलते जो है यूटीआई कई बार हो जाता है। फिर इसके अलावा बर्थ कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करने में, जैसे कि मान लीजिए कि वॉल्ट का इस्तेमाल किया गया, कॉपर टी का इस्तेमाल, तो कई बार बर्थ कंट्रोल मेथड के चलते यूज करने में जो है कई बार वो संभावना यूटीआई की बढ़ जाती है। एंड प्रेगनेंसी में चूंकि जो है वो ब्लैडर पर प्रेशर पड़ता है, कई बार ब्लैडर प्रॉपर्ली यूरिन को पास नहीं कर पाता है, या जो है वो उस दबाव के चलते कई बार जो है वो यूटीआई की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो मैंने कहा पाइलोनेफ्राइटिस जो है वो किडनी में इंफेक्शन को इंडिकेट करता है। इसमें क्या होगा, व्यक्ति को तेज दर्द होगा पेट में के, हाई फीवर आएगा, हाई ग्रेड फीवर आएगा उसमें के, और डब्ल्यूबीसी और बैक्टीरिया यूरिन में हमको देखने मिलेंगे कि यूरिनरी सिम्टम जो होते हैं कुछ सिस्टाइटिस के समान ही देखने मिलेंगे। सिस्टाइटिस जो होता है ब्लैडर का इंफेक्शन होता है, इसमें जो है वो यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और यूरिन को व्यक्ति होल्ड नहीं कर पाएगा, यानी अर्जेंसी होगी, यानी यूरिन आने के बाद भी उसे बार बार यूरिन जाने का मन करेगा के। फिर यानी यूरिन आने का सेंशन होने पर उसको फ्रीक्वेंटली यूरिन पास करना पड़ेगा के। फिर यूरिन जो होगा वो पेनफुली बाहर निकलेगा के। ठीक है, फिर और मोस्ट कॉमन सिस्टाइटिस की कंडीशन मोस्ट कॉमनली वुमेन में हमको देखने मिलती है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपसे कहा ना बेटा, जो बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो एस्चेरिया बैक्टीरिया। कई बार ऐसे वॉशरूम को यूज करने, जनरली फीमेल्स में ऐसा होता है कि यदि प्रॉपरली हाइजीनिक वॉशरूम नहीं है, उसका यूज करने पर कई बार इन्फेक्शन जो है वो फीमेल्स को बड़ा फ्रिक्वेंटली फैल जाता है। इसलिए जो पब्लिक टॉयलेट होते हैं दे आर द गुड सोर्स फॉर द यूटीआई, वो यूटीआई के लिए एक बड़े सोर्स होते हैं। ठीक है, फिर यदि आप देखें कौन सा बैक्टीरिया इसमें सबसे अधिक इन्वॉल्व है, तो आपको सरप्राइजिंगली मालूम चलेगा कि 75% केसेस में आपको एस्चेरिया कोलाई मिलेगा के। एंड जो एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया है ये 75% केसेस में एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया जो है वो इन्वॉल्व होता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, फिर मैंने कहा ना यूटीआई में यूरेथ्रा का इन्फेक्शन यूरेथ्राइटिस है। ठीक है, फिर इसके अलावा पाइलोनेफ्राइटिस किडनी का इन्फेक्शन है, सिस्टाइटिस जो है वो आपका ब्लैडर का इन्फेक्शन है ना। ठीक है, फिर देखो अब कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का तरीका क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा कि एक और बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च के, और ये जो जितनी बातें मैं आपको बतलाता हूं लेक्चर में, दे ऑल आर, ये मन से नहीं बोलता हूं के, सबके पीछे रिसर्च है, बाकायदा साइंटिफिक एविडेंस है, वो आपको बतलाता हूं के। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिसर्च हुआ, मुझे लगता है शायद हार्वर्ड का रिसर्च है, एग्जैक्टली मैं यूनिवर्सिटी का नाम भूल रहा हूं, कैलिफोर्निया या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया। उन्होंने बताया, और खबर में बकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, हमारे इंडिया के अखबारों में टाइम्स ऑफ इंडिया में भी खबर छपी, व्हाट इंडियंस आर डूइंग फ्रॉम द ईयर्स, सेवरल ईयर्स दे आर राइट। किस बारे में खबर थी? खबर इस बारे में थी कि इंडियंस जनरली डोंट प्रेफर टू यूज द टॉयलेट पेपर्स, क्या, एंड इंडियंस जो होते हैं वो जो है वो अपना स्टूल पास करने के बाद टॉयलेट पेपर को यूज करना पसंद नहीं करते हैं। दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, दे वांट टू प्रेफर दैट काइंड ऑफ टॉयलेट जहां पे वाटर अवेलेबल हो के। तो हैंड शॉवर आजकल सॉरी आजकल आप देखेंगे तो सब लोग हैंड शॉवर का यूज करने लगे के, हैंड शॉवर जो है जिसको जो है जिससे वो जो है आसानी से जो है वो साफ कर सके। तो अब होता क्या है कि जो है, और जबकि यूरोपियन और अमेरिकन है, दे आर यूजिंग टॉयलेट पेपर, दे आर डिपेंडेंट ऑन द टॉयलेट पेपर के। तो टॉयलेट पेपर का जो यूज करने का तरीका है उसको लेके बात चला कि सबसे बेस्ट है। रिसर्च में मालूम चला कि यूटीआई की संभावनाएं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसका संबंध इस बात से भी है कि स्टूल पास करने के बाद सफाई किस प्रकार से की गई है ना, जो एनल पोर्शन है उसकी सफाई किस प्रकार से की गई है। सबसे बेस्ट तरीका है वाटर। ठीक है, व्हाट इंडियंस आर डूइंग। सेकेंड उन्होंने कहा कि सेकेंड तरीका है कि वेट नैपकिन, क्या, और वेट आप देखेंगे कि जो वॉशरूम में जो नैपकिन अवेलेबल होते हैं वो ड्राई नैपकिन होते हैं। वेट नैपकिन एक्सपेंसिव होते हैं, तो नोबडी कैरीज दैट वेट नैपकिन, तो वेट नैपकिन इज द सेकंड बेस्ट तरीका।
मेथड के। थर्ड इज दी पेपर नैपकिन। पेपर नैपकिन जो होता है उसको भी यूज करने का तरीका, जो पीपल हु आर यूजिंग दी पेपर नैपकिन फ्रॉम बैकवर्ड टू अपवर्ड, दे हैव मोर यूटीआई पॉसिबिलिटीज। और जो आगे से फ्रंट से बैक की ओर पेपर नैपकिन यूज कर रहे हैं उनको संभावना यूटीआई की कम थी। ये सब रिसर्च है। तो मतलब देखिए आपके सामने स्लाइड में, वाइपिंग फ्रंट टू बैक बाय द पेपर नैपकिन, फिर एम्प्टी ब्लेडर आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में यूरिन को पास करना जो है दैट इज ए प्रिवेंटिव मैकेनिज्म फॉर द यूटीआई के। फिर एम्प्टी ब्लेडर फ्लूइड के, और जो जब भी कभी यूरिनरी सेंशन होता है तो यूरिन को पास करना चाहिए, लंबा समय तक यूरिन को होल्ड नहीं करना चाहिए के। यदि डायबिटीज है तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए। और इसके अलावा सबसे अच्छा तरीका होता है कि यूटीआई थोड़ा सा भी लगने पर खूब सारा पानी पिए के, जितना अधिक वाटर पिएंगे तो वाटर इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द यूटीआई के। वो बैक्टीरिया को फ्लश करता रहेगा, बैक्टीरिया इकट्ठा ही नहीं होगा तो इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, वो बॉडी अपने आप को हील कर लेगी, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो बात की हमने आज जो है वो मिक्ट्रेशन के ऊपर, मिक्ट्रेशन रिफ्लेक्स के ऊपर, और हमने बात किया फिर यूटीआई के ऊपर के। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे इस मिनट के। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में हम जो है उसकी किडनी की प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे के। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी ने पूछा कि सर आपने हमको ऑर्निथिन साइकिल नहीं पढ़ाया, आपने हमको जो है वो डीएमिनेशन के बारे में नहीं, साइकिल नहीं पढ़ाया। तो देखो बेटा, मैं क्लियर कर दूं आपको, जो एनसीईआरटी में जो सिलेबस के अंदर है वो सब पढ़ाया मैंने के। और मैंने पहले भी आपसे कहा परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को मिस नहीं करना है। परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट में हमने पूरा 360 डिग्री कवरेज रखा मैंने के। जो हिस्सा है इनका तो मैंने बकाया जिस दिन पढ़ाया मैंने उसका जो है वो ऑर्निथिन साइकिल में 4-5 पॉइंट है वो आपको याद रखने, वो मैंने बताया हूं ऑलरेडी के। अब हम क्या है, हर चीज को हम लेक्चर में नहीं डाल सकते हमके, हर चीज को हम 100% मतलब पूरी कोशिश करते हैं 100% एनसीईआरटी कवर करें। अब इसके अलावा क्या होगा, फिर हमारा लेक्चर का लेंथ भी बढ़ेगा और नंबर भी बढ़ेगा के। तो कुछ चीजें ऐसी जो सिलेबस में नहीं है पर आपको एमसीक्यू में देखने मिल रही हैं, तो 99% तो हम लेक्चर में कवर ऑलरेडी कर लेते हैं के। लेकिन 1% 2% चीजें, उसके लिए थोड़ा एफर्ट करो यार, शीट को पढ़ो कम से कम, है ना। और इसके अलावा सेकंड, मुझे जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं उनको मैं आपको डीपीपी के अंदर देता हूं, तो डीपीपी सॉल्व करोगे वहां आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगी चीजें उठ के। तो प्लीज तरीका ये, लेक्चर सुने, डीपीपी सॉल्व करें, बूस्टर सीट सॉल्व करें, परफॉर्मेंस इनहांसमेंट सीट, समय की बर्बादी नहीं है, उसको भी एक बार पढ़े। क्लियर? तो बेटा सब इसको ऐसे पूरा फॉलो करेंगे तीनों सब्जेक्ट में तो आप फर्स्ट रैंक पे आ पाएंगे, ठीक है ना। मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं बेटा, ऑल द बेस्ट। तो चलिए, लेक्चर पूरा देखा हमने, काफी कुछ समझा हमने, काफी कुछ जानकारी मिली। मुझे मालूम है कई लोग अभी क्या करेंगे, घर में पुरानी रखी हुई यूरिन की रिपोर्ट को निकालेंगे और उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत मौके मिलेंगे बेटा डॉक्टरी करने के, अभी पढ़ लौट के नीट के लिए। चलो, तो अब आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बेटा के। ठीक, आज ही मेरा पेंसिल काम नहीं कर रहा तो मैं जो है वो फिंगर से ही जो है वो नोट डाउन करूंगा, इसमें मतलब यूज करूंगा उसका। तो अभी देखिए, अभी बेटा हम क्या बात कर रहे थे, आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर है ये, ठीक है। चलो पहले आप सॉल्व करो, पहले बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा बेटा के। मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको कॉलम मैच करना है, सही कॉम्बिनेशन चुनना है। बताइए बेटा, ठीक है ना। क्या होगा देखो, ठीक सही। पहले देखो, मैं आपको 10 सेकंड समय दे रहा हूं, आप मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए, आंसर लगाइए इसका, फिर देखते हैं सही है कि गलत है, ठीक है। देखते हैं, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया कहां देखने मिलता है बेटा हमको, जो नेफ्रीडिया हमको देखने मिलता है कहां पे, अर्थवॉर्म में देखने, मतलब एनिलिड्स के अंदर नेफ्रीडिया देखने मिलता है। और यहां पे क्या है, लीच के, यहां पर क्या है बेटा, हम बात करते हैं यहां पर जो है नेफ्रीडिया की बात करें तो जो लीच है दैट इज दी, ठीक है, सही है ना, हाँ ठीक है। ए का हो गया क्यू, ठीक है, मतलब ये बी और सी में कोई आंसर होना चाहिए, ठीक है। मेल्पिजियन टिब्यूल कहां देखने मिलते हैं, मेल्पिजियन टिब्यूल देखने मिलते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। मतलब दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद द एनिमल किंगडम, या एनिमल किंगडम से भी कनेक्टेड है क्वेश्चन के। मेल्पिजियन टिब्यूल कहां देखने मिलेगा, कॉकरोच में देखने मिलेगा। और किससे कनेक्टेड है क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहां भी कनेक्टेड है। देखो मल्टी चैप्टर क्वेश्चन है। फिर प्रोटोनेफ्रीडिया कहां देखने मिलेंगे, वर्म्स में देखने मिलते हैं आपको, तो क्या हो गया बेटा, राउंड वर्म आंसर हो गया इसका। किडनी कहां देखने मिलेगी आपको, किडनी देखने मिलेगी आपको जो यूरिया सिक्रेट करेगा उसमें किडनी देखने मिलेगी। शार्क यहां पे देखा, कार्टिलेज फिश में हमको किडनी देखने मिलती है। तो अब क्या आंसर हो गया इसका, देखते हैं हम। मतलब ए का क्या है बेटा, ए का आंसर आ रहा है क्यू, ठीक है। और बी का क्या आ रहा है, बी का मैच क्या आया, बी का मैच आया है आपका टी, ठीक है। सी का मैच क्या आया इसमें, सी का मैच आ रहा है एस, ठीक है। और डी का मैच क्या आ रहा है, डी का मैच आ रहा है इसमें जो है, डी का मैच आ रहा है आर, ठीक है। क्या आंसर हुआ इसका,
QTSR है ना, QTSR आंसर आ गया। ठीक है, सी इज दी राइट आंसर बेटा, है ना, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमें तो देखो बेटा, मैच दी कॉलम वाले क्वेश्चन क्या करते हैं, कई चैप्टर को लिंक करते हैं। इसने क्या किया, आपका एनिमल किंगडम का नॉलेज चेक कर लिया, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल का नॉलेज चेक कर लिया, और एक्सक्रीटिव सिस्टम का नॉलेज तो है ही, उसमें मैच करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो एक्सक्रीटिव से दिखाई पड़ता, पर क्वेश्चन वो एनिमल किंगडम में चला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर पार्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन ऑकर्स, यानी सोडियम और पोटेशियम आयन का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस भाग में होता है। तो याद रखिएगा 70 से 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आयंस प्रेजेंट है उनका एब्जॉर्प्शन कहां होता है, पीसीटी में होता है। तो आंसर है पीसीटी इज द राइट आंसर। क्लियर, ठीक है, सब एग्जाम वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इम्परवेबल टू सॉल्ट, के ऐसा नेफ्रॉन का पार्ट जो कि सॉल्ट के लिए इम्परवेबल है। और देखो बेटा, मैं कह रहा हूं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 के महत्वपूर्ण प्रश्न में से एक है, कृपया इसको याद रखिएगा। समझ गए, ठीक है। क्या आंसर है बताओ, जल्दी से बताओ, सोच के आंसर के बताओ बेटा, आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, आंसर इसका है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो क्या होता है बेटा, वो सॉल्ट के लिए इम्परवेबल होता है, वाटर के लिए परमेबल होता है। और असेंडिंग लिम्ब जो होता है वाटर के लिए इम्परवेबल होता है, सॉल्ट के लिए परमेबल होता है। ठीक है ना, याद है ना, याद रखना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मैराइन टीलियोस्ट फिश एक्सक्रीट। अब देखो बेटा, झट से मछली देखी तो अमोनिया मत सोचने लगना, ठीक है। मछली देखी तो अमोनिया नहीं होता हर बार, ठीक है ना। याद रखना, मैंने पहले भी कहा है आपसे इस चीज को के मैराइन टीलियोस्ट फिश को अपने ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी में यूरिया रिटर्न करना पड़ता है, इसलिए ये एक्सक्रीट करती हैं यूरिया। तो आंसर है इसका यूरिया। ठीक है, क्लियर। ये बेटा, तो ये गलती मत करना, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को पढ़ के एग्जाम में गलत मत कराना बेटा, समझ गए ना, याद रखिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5, चलो मैच करते हैं, मैच करते हैं, देखते हैं कौन सही मैच करता है। और सबसे बताना बेटा क्या सही, कितने सही किया आपने क्वेश्चन, ठीक है ना। मैच दी कॉलम एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, कॉलम को मैच करना है और सही कॉम्बिनेशन चुनना है। ठीक है, बताओ क्या होगा बेटा, देख लेते हैं हम। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब हो गया बेटा ये मेल्पिजन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस मेल्पिजन कैप्सूल। ट्यूब्यूल अलग चीज होती है, कैप्सूल लिखा है पे, ठीक है ना, एनसीईआरटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन कहां होगा बेटा, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 का आ गया है डी, तो मतलब आंसर ए और बी में से हो गया। 2 का आ गया है ए, तो आंसर ए हो गया, इसका आंसर इज ए। बाकी भी मैच कर। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन क्या हो गया, यूरेटर। 3 का आ गया है बी। स्टोरेज ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर 4 का आ गया है सी, तो आंसर आ गया बेटा ए इज दी करेक्ट आंसर, है ना। तो देखो सिंपल सा है, सारे फंडे चेक कर लिए कि स्ट्रक्चर के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी है या नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर ये चेक कर लेता है, क्लियर, ठीक है। बार बार बच्चे बोल रहे हैं सर लाइव कर लो, मेंटी यूज कर लो। बेटा देखो ऐसा है कि हमको है ना, हमको आपके और अपने समय की बहुत वैल्यू है, इसलिए हम वो सब लाइव वाला जो सिस्टम जो है ना, हमको बहुत ही बकवास लगने लगा है वो, क्योंकि हम मतलब बकवास नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा है, लेकिन वो वंस इन अ वाइल जब डाउट वाउट क्लियर करना हो इंटरेक्ट तो अच्छा है, लेकिन अदरवाइज क्या होता वहां पे इतना चैट का इतना अननेसेसरी के चैट इतने होते हैं जिससे चलते बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, पढ़ने वाला बच्चा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। बाकी जिसको नहीं पढ़ना वो तो इसी फिराक में लगा हुआ है कि किधर लाइव चले वहां जाके मैं बोलूंगा फला बेस्ट धिका बेस्ट है ना, वो मतलब वो क्रिटिक बन चुके हैं लोग बाग, ठीक है, आके इधर उधर, ठीक है। तो वो somehow I don't like that kind of chat, और जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं करता भी नहीं, ठीक है। चलो तो अभी आप ऐसे ही समझ लो आपकी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है। इतना भरोसा दिल का तार तो रखना पड़ेगा ना यार। हमने कभी ईश्वर को नहीं देखा पर हम मानते हैं, अल्लाह को नहीं देखा उसको मानते हैं हम, ठीक है। मैं कह रहा हूं आपसे दिल के तार को बनाए रखो बेटा, ठीक है। मैं एग्जाम के दिन भी आपके सिर के अंदर रहूंगा, ब्रेन में आपके, बताऊंगा सही आंसर क्या है, यकीन मानिए इस बात का, यकीन मानिए। क्वेश्चन नंबर 6, पहले वाले का आंसर हो गया ना, 5 का आंसर, 5 का हमने आंसर लगा लेना बेटा, हाँ ठीक लगा ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज ट्रू, क्या सही है, ठीक है। अब फिर हुआ कंफ्यूजन यहां पर, ठीक है ना, क्या सही है देखते हैं हम के। यूरिन इज हाइपरटोनिक इन डीसीटी, बताओ। अब आप हुए कंफ्यूज,
पर गौर से देखो, लूपाफेन ने एनसीईआरटी का इमेज देखो ना, लूपाफेन धीमे धीमे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइपरटोनिक हो रहा है, और देन अगेन से फिर वो हाइपरटोनिक होना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है, जो डीसीटी है वहां पर यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक नहीं होता है, इट इज के, क्योंकि इसमें लगातार वाटर ऐड हो रहा होता है। उसके बाद फिर से जो है वो फिर क्या होता है, गौर कर रहा, जब डीसीटी के बाद में कलेक्टिंग डक्ट होता है तो फिर डक्ट फिर से मेडुला से गुजरता है, देन अगेन वाटर को रीअब्जॉर्ब कर ले आता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया बेटा। देखो लूपाफेन इमेज देखो एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, दूसरा मतलब 1 वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, व्हेन यूरिन पासेस इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इट बिकम्स हाइपोटोनिक, ये भी गलत है। देखो जरा आप इमेज में देखो ना, जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन नीचे की तरफ आ रहा था, वो क्रॉस करता है मेडुला से क्रॉस होता है, कहां आ रहा है वो पेल्विस तक पहुंच रहा है। तो वहां पे लगातार क्या हो रहा है, लगातार जो है वो क्या देख रहे हो आप, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो हाइपोटोनिक, ये भी गलत है। यूरिन इज आइसोटोनिक इन पीसीटी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पीसीटी में झट जो है वो पीसीटी वाले हिस्से में ग्लोमेरुलस से जो है वो बोमन कैप्सूल जो है वो रिसीव करता है फिल्ट्रेट को, तो यहां पर यूरिन जो है वो आइसोटोनिक होती है, तो ये सही है। यूरिन बिकम्स मोर एंड मोर हाइपोटोनिक एज इट पासेस थ्रू लूप ऑफ हेनले, ये गलत है। जैसे जैसे यूरिन लूप ऑफ हेनले से गुजरती है तो ये हाइपरटोनिक हो रही होती है, नॉट हाइपोटोनिक। तो मतलब केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है इसका, और दिस इज दी वन ऑफ द टफेस्ट, यानी आप समझ लीजिए ऐसे स्टेटमेंट एग्जाम में दिखाई पड़ते ना, छोटी सी भी गलती की आपने, आपका आंसर गलत हो जाएगा बेटा। इसलिए याद रखना कि बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसीलिए कई बच्चों का बोलना है, कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी, अभी मुझे कल परसों कमेंट ऐसे भी आए कि सर हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है, बाकी सब लोगों का तो हो गया है सर, बाकी लोगों से बहुत पीछे हो गए सर, आप इतना क्यों पढ़ा रहे सर। अरे भाई ऐसा है, पढ़ा ही तो रहे और क्या कर रहे हैं बताओ। सिलेबस पूरा, अब सिलेबस फिजिक्स का पूरा हो चुका है, केमिस्ट्री का पूरा हो चुका है, बायोलॉजी में 95% पूरा हो चुका है, सिर्फ फिजियोलॉजी के तो हिस्से चल रहे हैं। अब बताओ, यानी आपके जो है कितने 22 और 16 38 चैप्टर है, 38 चैप्टर में से आप मान लीजिए 6 छोड़ के 32 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं भैया, तो वो तो रिवाइज कर लो। ये हमें पढ़ाने दो, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जब तक फंडा क्लियर नहीं होगा ना, क्लास में आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना, ये क्वेश्चन नहीं बनने वाले। मैं कह रहा हूं आपसे, रट के जाएंगे तो भी नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसलिए फंडा एकदम क्लियर रहना चाहिए। मुझे मेरा वक्त लेने दीजिए, है ना। एग्जाम हमारा 1 अगस्त को है, अभी हम रिवाइज भी पूरा करेंगे। लेकिन यदि मैं आपको जो है ना, मैं देखो मेरे लिए बहुत आसान तरीका है बेटा कि जल्दी जल्दी हो गया कोर्स पूरा बोल दूं, जल्दी जल्दी निपटाऊं शॉर्ट, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको उसी शिद्दत से पढ़ा रहा हूं जिस दिन जैसे डे 1 पे पढ़ा रहा था। तो यू शुड रिस्पेक्ट कि इफ आई एम गिविंग माई टाइम, इफ वी आर टेकिंग योर टाइम फॉर क्वालिटी पर्पजेज, तो देना पड़ेगा वक्त। हाँ ये बात अलग है, बीच में मैं बीमार पड़ गया था, कोरोना मुझे हो गया था, बहुत खराब कंडीशन थी कंट्री के अंदर के, उस समय कोरोना का क्राइसिस था, तो काम सफर सबका किया बेटा, है ना, हमारा नहीं सबका सफर किया। अब बाकी लोग क्या है, बाकी लोगों को तो क्या है कि उनको आपको कोड बांटना है कि ये कोड में जाओ वो कोड में जाता, हम तो कोड बांटते नहीं है, इसलिए हमको तो जो है वो आपको पूरी सीरियस गंभीरता से लेना पड़ा। हमारे पास कोई दूसरा है नहीं आपके सिवा, आप ही हमारे लिए सब कुछ के, आपके लिए कर रहे हैं हम अलग अलग जगह पे बच्चों को बुला बुला के फुसला नहीं रहे, इसलिए हमको करने दो अपना काम, ठीक है ना। ऐसे मेल मत किया करो, ऐसे मैसेज मत किया करो, नहीं तो पिटाई लगेगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देन एग्जामिनर है भैया, ठीक है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ रीनल कॉर्टेक्स सिंथेसाइज एन एंजाइम कॉल्ड। अब कौन समझाए तुमको कि तुम पागल हो, तुमने ऐसा क्वेश्चन किया है कि, ठीक है, कौन समझाए इनको, कौन बोले इनसे कि भैया ऐसा है कि आपका प्रश्न जो है वो गड़बड़ है, कौन समझाए इनको कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल ऑफ रीनल कॉर्टेक्स सिंथेसाइज एन एंजाइम कॉल्ड। तो भैया ऐसा है कि ये तो है पिगमेंट, ठीक है, ये तो है पिगमेंट, है ना, ठीक है, ये हार्मोन और एंजाइम है रेनिन। दिस इज नॉट, वो है एग्जाम में रेनिन जो डाइजेशन सिस्टम होता है, ये है अगेन इट इज अ हार्मोन के। तो नंबर 1 तो ये गलत है, एंजाइम, यानी क्वेश्चन ही गलत है ये। आप बोलोगे फिर क्यों ले लिया वक्त बर्बाद करने, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कैसा आया बेटा, और आंसर भी रेनिन दे रखा, आंसर की में उनकी, क्योंकि उनको पता है क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्या करेंगे। अब हमारा मान लो एग्जाम में आ गया ऐसा का ऐसा, क्योंकि भैया देखो ऐसा है, एनटीए है, ये बहुत बुद्धिमान लोगों की संस्था है, एनटीए बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वो चैप देते उठा के, ठीक है ना। तो
बिल्कुल है ना, आप अपने को तैयार रहना, अपने को हर, ठीक है, कि अपने को पता होना चाहिए कि हाँ ये पूछना क्या चाह रहा था, ये जक्स्टाग्लूमेरुलर सेल मतलब रेनिन के बारे में पूछा चाह रहा था, गलती से हार्मोन की जगह एंजाइम लिख दिया उन्होंने। अब हम बोलेंगे नहीं साहब हमको नहीं लगाना, ये तो क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा वैसा है, तो कौन तुम्हारी सुन रहा है, ठीक है। ये यकीन मानना, कोई गलत फहमी में, किसी गलत फहमी मत रहना कि आपकी कोई सुन रहा है, कोई गलत फहमी दिल में रखना मत, समझ गए, ठीक है। एनटीए है वो, एक बार उन्होंने पेपर बना दिया ना तो अपने आप की भी नहीं सुनते, एक बार जो बना दिया, जो लिख दिया, जो कर दिया ना, तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते, समझ गए। इसलिए वो एनटीए से नहीं उलझने का, अपने को पता होना चाहिए कि भैया ठीक है तुम्हारा पागलपन है, तो हम भी थोड़े से पागल बन जाते। पर उत्तर ढूंढ लिया हमने कहा कि देखा, हम समझ गए कि तुम पूछना क्या चाह रहे थे, तुम पूछना चाह रहे थे इस हार्मोन के बारे में, रेनिन के बारे में, पर तुमने गलती से एंजाइम लिख दिया, ठीक है, जो गलत है, लेकिन हमने आंसर सही लगा के यहां पे आ गए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये चाह रहा था। कई बार क्या होता है एग्जाम में, ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं होता है बेटा एग्जाम में ऐसा, लेकिन छोड़ दिया और आंसर उन्होंने सी दिया तो हमारा ही नुकसान है, लगा के आते हैं। बाद में यदि मान लो उन्होंने आंसर इसका दे दिया यूरोक्रोम, तो फिर लड़ लेंगे उससे हम, है ना। लेकिन अभी अपन समझ गए ना कि पर्पस क्या था उसका पूछने का, है ना, समझ गए। वी स्मार्ट इनफ, वो है ना कि एक बार वो लकीर के फकीर टाइप के, एक बार सोच ले कि भाई मैं तो ऐसे ही करूंगा, ठीक है, तो वो नहीं, स्मार्ट बनना है। फिर से क्वेश्चन देखो आप, अब आपको इसमें लेवलिंग करना है बेटा, ए बी सी डी ई। अब इमेज में थोड़ा साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल समस्या है, दिस इज ए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, कि आपको एग्जाम में ऐसी इमेजेस देखने मिलती हैं। आपको ब्लैक एंड व्हाइट पेपर होता है, कलर पेपर नहीं होता है बेटा, ऐसी गलती इमेजेस देखने आपको मिलती है। तो फाइंड आउट द करेक्ट लेवलिंग। तो ए क्या है यहां पे बेटा, तो देखो ए सिंपल सी बात है कि ए है बी है, दोनों एक जगह पे लेवल कर रखा है इसने यहाँ पे, ठीक है, ए है बी। अब ए कॉर्टेक्स भी हो सकता है, ठीक है, ए जो है वो नेफ्रॉन भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो क्लियर है पहले उसको मैच करते हैं, जो क्लियर, यानी ई हमें क्लियर है कि ई है यूरेटर, तो मतलब ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला, तो ए बी सी में जो सही। अब ऐसी जहां, मेरी बात सुनिए बेटा, मैं आपको बिल्कुल स्मार्ट तरीका बता रहा हूं, ऐसी इमेजेस जिनमें कि आपको साफ साफ ना दिखाई पड़ रहा कोई चीज, तो उसमें हर लेवलिंग को मत ढूंढिए, जो कंफर्म लेवलिंग उनको ढूंढिए। अब आपको पता है कि डी का एरो अंदर तक गया हुआ, ये पेल्विस है, डी इज दी पेल्विस के, मतलब ये मेडुला कैंसिल हो गया। अब आंसर हो गया आपका ए और सी में से कोई आंसर। डी देखो ना, डी कहां गया, डी देखो यहां तक गया हुआ, डी यहां पे है ना, ठीक है। सी क्या है, सी मेडुला है, कोई डाउट नहीं इसमें, सी मेडुला है, आंसर आ गया ए, ठीक है। बी कॉर्टेक्स हो गया, ए नेफ्रॉन, क्योंकि ए और बी में कंफ्यूजन था हमको, तो हमने क्या किया, हमने वो वाला मैच कर लिया बेटा जो हमें क्लियर था इमेज के अंदर, वो हमने मैच कर लिया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 9, रीजन ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन रीनल मेडुला इज, के रीजन ऑफ नेफ्रॉन फाउंड इन रीनल मेडुला इज, ठीक है। तो जहां पे रीनल मेडुला में कौन सा नेफ्रॉन का रीजन देखने मिलता है, तो वो देखने मिलता है हमें लूप ऑफ हेनले देखने मिलता है, जो मेडुला के अंदर तक जाता है बेटा, क्लियर, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। 10, लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले ऑकर्स, जिसका यूरिन सबसे अधिक हाइपरटोनिक होता होगा, जिसका यूरिन जो है सबसे कम वाटर का लॉस करता होगा, उसके लिए सबसे लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले मिलेगा, आंसर है कंगारू रेट, ठीक है, क्लियर। चलिए अब ये हमने क्या देखा, हमने देखा ये इन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा हमने बेटा, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, आज के टेकअवे क्या, आज के इस एमसीक्यू सेशन का टेकअवे ये है कि प्लीज स्मार्ट इनफ, कई क्वेश्चन में आपको गलती दिख रहे हैं तो उसको नजरअंदाज करते हुए सही आंसर वो क्या चाह रहा था वो लगा के हमको आना, समझ गए ना, ठीक है। ऐसी इमेज जो क्लियर नहीं है उनमें से क्लियर मार्किंग वाले स्थान को देखकर हमें इमेज का आंसर ढूंढना है बेटा, है ना। ये तैयार रही, ऐसा होता है एग्जाम में, इसलिए मैं समझा रहा हूं, के वहां आपकी कोई नहीं सुनता है, जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, क्लियर। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.